Hello student and welcome to this new session our special requirement for class 12th और माई सेल्फ इस तरीफ सिद्दीकी आपका साथी। और आज हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। और आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने बेसिक इनइक्वालिटीज़ को बेस लेवल पे कवर अप किया था, फिनिश भी कर दिया था। और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि 11th क्लास के वो टॉपिक जो 12th क्लास के लिए एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका क्लास 12th अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो टॉपिक्स हम धीरे धीरे करके इन सेशंस में कवर करने वाले। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जितना आप इन वीडियोस को देखेंगे आपके 11th क्लास के मैथ्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन वीडियोस को देख के आप मेंस और एडवांस लेवल के तैयार हो जाओ, नहीं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस लेवल पे, बेसिक लेवल पे जो रिक्वायरमेंट होती है किसी टॉपिक को समझने के लिए, उसके लिए आप तैयार हो जाओगे। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप मेंस और एडवांस लेवल पे कवर अप करना चाहते हो तो इन वीडियोस को देखो ताकि आपकी बेसिक थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाए। और उसके बाद फिर आप अपने नोट्स को उठाओ, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उनको उठा के वो पढ़िए, उनमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करिए और बेसिक से मेंस और मेंस से एडवांस लेवल पे अपने आप को पूरी तरह से और अच्छे लेवल पे तैयार कर लीजिए। ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा और इस सर्कल को करने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे उस टॉपिक के लिए। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी चैप्टर पे पूरी तरह से कमांड लाने के लिए क्या करना होता है। मैंने कहा था कि आपको 100 से 150 क्वेश्चन उस चैप्टर के करने होते हैं, ना सारे डिफिकल्ट, ना सारे इजी, ना सारे एवरेज। उसको भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट। इजी क्वेश्चन का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, एवरेज उससे थोड़ा कम और डिफिकल्ट बहुत ही कम, लेकिन काम कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम लॉगरिदम है। लॉगरिदम एक अलजेब्रा का एक वो टूल है जो हमें एक्सपोनेंट से आगे डील करने में हेल्प करता है। 8th 9th के अंदर जो हमने बेसिक एक्सपोनेंट पढ़े थे, उसी एक्सपोनेंट को अलग तरीके से लिखने का जो तरीका है उसको हम लॉगरिदम कहते हैं। इसका अलजेब्रा में क्या लिंक बनता है, लॉगरिदम इक्वेशंस, और साथ साथ जेईई मेंस में कहाँ काम आता है, लॉगरिदम इनइक्वालिटीज। इसके साथ लॉग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल फंक्शंस के अंदर आता है जो क्लास 12 के अंदर है। इसलिए लॉग हमें बहुत अच्छे लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन पार्ट में लॉगरिदम का पूरा यूज फुल फ्लैश तरीके से होने वाला है। और वहां पे अगर आपका ये चैप्टर वीक है, डेफिनेटली आपको डिफिकल्टी आने वाली है। लेकिन अगर ये बेस लेवल पे तैयार कर रखा है, कोई डिफिकल्टी आपको उस चैप्टर में बेसिक पे तो डेफिनेटली नहीं आने वाली। उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो उसको भी डिस्कस जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉग के अंदर एक मैं आपको बता ही देता हूं कि लॉग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉग को पढ़ने से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। तो अगर आपको याद हो कि आपने क्लास 8 9th में लॉग का बेसिक पार्ट पढ़ा होगा और ये एक्सपोनेंट का बेसिक पार्ट पढ़ा होगा। यानी अगर आपसे बोला जाता है कि 2 की पावर 3 क्या होता है, तो सब जानते हैं सर 8 होता है। इसमें सर 2 क्या होता है, सर इसमें 2 बेस कहलाता है। इफ़ यू रिमेंबर, इसको हम बेस कहते हैं। सर ये 3 क्या कहलाता है, सर ये एक्सपोनेंट कहलाता है। और ये हमारा आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हो और इसको आंसर भी कह सकते हो, ये कि हमारा जो आंसर निकला है वो ये आता है। लॉग में ये कोई और चीज़ कहलाती है, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे, नोटिस करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि ये एक्सपोनेंट का एक सिंपल सा एक उदाहरण है जो हमें एक्सपोनेंट को बेस लेवल पे समझाता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे एक्स की पावर एम डॉट एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एम प्लस एन। ये कहाँ पढ़ा था, 8th क्लास में। एक्स की पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एम माइनस एन। सर इसमें कोई कंडीशन है क्या, बिल्कुल है सर। इस कंडीशंस में ये जो m है आपके इंटीजर्स होने चाहिए नेचुरल नंबर के ऊपर। रैशनल नंबर पे अगर होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर x की पावर 1/n को डिफाइंड होना है, ये चीज़ डिफाइंड होनी है। ये मैं आपको जस्ट 8 9 का एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। कोई ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि सर ये क्या चीज़ें हैं, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि 8 9 का, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। ये डिफाइंड होने के लिए ये चीज़ को n को, यहाँ पे जो nth रूट है, इसको आपका इवन नंबर इंटीजर होना जरूरी है। अदरवाइज अगर ये x नेगेटिव होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1/2 तो डिफाइंड है, लेकिन -2 की पावर 1/2 इज नॉट डिफाइंड ऑन द रियल नंबर स्केल। इसको आप अभी 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू पढ़ भी चुके हो।
तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अदरवाइज एक्सपोनेंट को दूसरी फॉर्म में लिखने का नाम ही लॉग होता है। तो जो जो एक्सपोनेंट्स में हम करते हैं वही वही हम लॉग में करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट स्केल के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा हम लॉग की सबसे बेसिक डेफिनेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो हम करने के वाले इस पूरे मॉड्यूल के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर हम लॉग को पढ़ेंगे, लॉग होता है कि उसको डिफाइन करेंगे, कुछ इंटरेक्टिविटी लेके आएंगे आपस के अंदर कि जब हमने लॉग को सीख लिया है तो उसके बेसिस पे छोटी मोटी क्वेश्चंस को इंटरेक्शन के तौर पे लेंगे। इसी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को हम देखेंगे कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी है, यहीं पे सारा गेम छुपा हुआ है, ये राज है, यही लॉग का राज, वो राज है। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज पे कमांड है, ये वो सेक्शन है, अगर आपको यहाँ पे वो कमांड है जो होनी चाहिए, तो बिलीव मी लॉग आपको आता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टीज वीक है तो यही वो पोर्शन है जहां पे आपको फोकस करना है, और यही हमारे इस मॉड्यूल का, इस सेशन का एक टारगेट भी है। इसके बाद हम ग्राफ को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, लेकिन इन डेप्थ हम डिस्कशन कहाँ करेंगे, क्लास 12 के फंक्शन चैप्टर के अंदर। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बेस लेवल पे तो तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में हम देखेंगे इनइक्वालिटीज जो लॉग से रिलेटेड होती हैं, और ये इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि इनइक्वालिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसलिए क्योंकि इनइक्वालिटीज आपको हर जगह काम करता है, स्पेशली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन क्लास 12। सिमिलरली लॉग इनइक्वालिटी भी बहुत बड़ा टूल है, ये भी आपको उसी चैप्टर में काम करेगा। लेकिन मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि लॉगरिथम इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी करके एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। हम इस चैप्टर में ये सीखते हैं कि इस लॉग को कैसे हटाएं, इस मॉड को कैसे हटाएं, ताकि हम अपने बेस, अपने जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन सिनेरियो को ओरिजिनली बेसिक इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट कर सकें। ये हमारा एक टारगेट होता है इन चैप्टर्स के अंदर, और यही हम प्रॉपर्टीज के थ्रू सीखते हैं ताकि उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले अब लॉग को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो लॉग जो होता है, तो आप देखोगे तो लॉग b टू दी बेस a इज इक्वल टू c, ये हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है। तो रीड कैसे करते हैं, लॉग b टू दी बेस a इज इक्वल टू c। फिर से आप पॉज करिए और सुनिए कि मैंने क्या बोला है। रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रीड करना आना चाहिए। अगर आपको रीड करने में डिफिकल्टी है तो दिक्कत हो रही है कि हम बोलेंगे बार बार उस चीज़ को, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा होता जाता है, रिकॉर्ड होता जाता है। जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे हमारे वो माइंड में ये चीज़ें भी रिकॉर्ड होती जाती हैं। तो जब हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं तो हमारे लिए बेटर एंगल होता है देखने। ठीक है, रीड कैसे करेंगे, लॉग b टू दी बेस a इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि b क्या है। b को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। b इसका आर्ग्यूमेंट है, लॉग का इनपुट वैल्यू जहाँ पे हम इनपुट डाल रहे होंगे। ठीक है, a क्या है सर, a यहाँ पे बेस है, ये a बेस है, और c हमारा आंसर आ रहा है, जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा है। इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये तभी डिफाइंड है, बस ये याद रखना ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम फंक्शन चैप्टर में इन डेप्थ डिस्कशन। ये जो कंडीशन है ये बस आपको दिमाग में रखनी है राइट नाउ इन प्रेजेंट सिनारियो। जब हम ग्राफ्स को पढ़ेंगे, जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर का एडवांस लेवल पर फंक्शन चैप्टर के अंदर, वहाँ पे इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस ये दिमाग में रखिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी लॉग को डिफाइन होने के लिए। जैसे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ डिफाइन करनी है तो ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली लॉग को डिफाइंड होने के लिए कुछ प्री रिक्वेस्टीज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को हम डोमेन के नाम से जानते हैं। यानी कि क्या होगा तो लॉग डिफाइंड होगा, ये होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर हम इसको ऐसे समझें, थोड़ा सा हम अलग कलर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉग ये बेस a हो गया, या आर्ग्यूमेंट b हो गया। तो कंडीशन ये कहती है कि सर बेस कभी 1 नहीं हो सकता है। पहली बात तो सर बेस 1 क्यों नहीं हो सकता है, सर हम अभी बताएंगे बेस 1 क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये चीज़ समझिए कि बेस कभी 1 नहीं हो सकता है, और बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट भी हमेशा पॉजिटिव होना। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट आपका पॉजिटिव नहीं है तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है ना, लॉग के अंदर बेस एंड आर्ग्यूमेंट आपके होने चाहिए पॉजिटिव चाहिए, बेस 1 भी नहीं हो सकता। सर इसका मतलब क्या हो, उसका मतलब हम समझते हैं और इसे डिफाइन भी कर लेते हैं अच्छे लेवल पर। देखो मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 3 8 होता है, ये बेस है। अब इसी को दूसरी फॉर्म, इसी को लॉग के फॉर्म में, यानी दूसरी फॉर्म में लिखने का नाम ही लॉग है। यहाँ पे बेस 2 है तो हमने बेस लिखा 2। ठीक है, 2 पे 3 रेस करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ये यहाँ पे इंप्लाई कर रहा है, डबल इंप्लाई, यानी 2 की पावर 3 8 होता है,
log a to the base 2 3 होता है, दोनों सेम चीजें हैं सर, कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। एक्सपोनेंट को दूसरी फॉर्म में लिखने का नाम ही लॉग है, बिल्कुल बेसिक लेवल है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये बहुत हलवा लग रहा होगा, लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि आपको फॉरन डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाए। पहले आपका बेस डेवलप किया जाएगा और अकॉर्डिंगली वो एप्टीट्यूड लेवल गेन करने के बाद ही हम क्वालिटी को जज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लॉग है क्या। लॉग कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट को दूसरे फॉर्म में लिखने का नाम ही है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि सर, अब देखो मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैं इसको ऐसे याद रख सकता हूँ कि सर 2 पे 3 रेज करेंगे तो 8 मिलेगा। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने लिखा लॉग ए लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल्स टू सी। तो कैसे याद करा? आप देखो मेरे वर्डिंग पे बहुत ध्यान से ध्यान देना, क्योंकि इसी में सारा राज छुपा है। अगर ये वर्डिंग आपको समझ में आ रही है तो आपको लॉग का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ए पे सी रेस करने पे हमें बी मिलेगा, ए पे सी रेस करने पे हमें बी मिलेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए पे सी रेस करेंगे तो बी मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी एक्सप्रेशन के अंदर वो राज भी छुपा है जिसमें हम लॉग के डोमेन को डिस्कस करते हैं। यानी अगर ए 1 हो जाए, अगर ए 1 हो जाए तो 1 पे तो कुछ भी रेस करो तो 1 ही होगा। तो मतलब क्या हुआ लिखने का? यानी अगर बेस ही 1 हो जाए तो 1 पे अगर हम कुछ भी रेस करेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या? नथिंग, नेवर। 1 पे कुछ भी रेस करो 1 ही होता है। इसलिए बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है लॉग के ऊपर। लॉग को डिफाइन होने के लिए बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसका आंसर मिल गया होगा सर, बेस अगर 1 हो जाएगा तो 1 पे अगर हम कुछ भी रेस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 पे कुछ भी रेस करो 1 ही आएगा। इसलिए बेस कभी भी 1 नहीं होगा, नॉट इक्वल। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको पता चल रहा है कि अगर बेस पॉजिटिव हो और उस पर कुछ रेस करें हम, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब बी जो है, ए पे सी रेस करेंगे तो बी भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन लॉग के ऊपर बन जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है लॉग की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ। तो बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। यानी अगर किसी ने इसको, अगर आप ये सोचो कि अगर हम अलग अलग फॉर्म में लिखें, फॉर एग्जाम्पल ए की पावर बी इज इक्वल्स टू सी, ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो लॉग में कैसे लिखेंगे? ए पे वाई ए पे एक्स रेस करने पर, ए पे हमें एक्स रेस करेंगे, ए पे एक्स रेस करेंगे तो वाई मिल जाएगा। यही मतलब हुआ, ए पे हम एक्स रेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वाई मिल जाएगा। सिंपल हो गया, इजी हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो एक इंटरेक्टिविटी लेते हैं जो सीखा है हमने इस पे। लॉग के ऊपर अगर हम देखें, लॉग का एक बेस होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है। अगर हमने वापस से एक बार देख लें उस चीज़ को, तो लॉग का ये चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको समझना है बहुत इंपॉर्टेंटली। ये चीज़ बेस कहलाती है, ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है और ये आंसर कहलाता है। तो बेस पे आंसर रेस करने से हमें क्या मिलता है? हमें आर्ग्यूमेंट। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो कुछ इंटरेक्टिविटी करते हैं, बहुत सिंपल सी है। इससे ये जज होगा कि हमें अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं आया। इसका इंटरेक्टिविटी का मतलब ये है। तो देखते हैं, अगर 2x³ के बराबर है, बेस क्या है यहाँ पे? बेस है यहाँ पे x। तो अगर आप ये देखोगे तो अगर बेस x है, तो अगर हम बेस को x लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेस को x लेके चलते हैं, तो बेस हमारा x हो गया। x पे क्या रेस किया है? 3। जो चीज़ रेस हो रही है वो इक्वल्स टू में जाएगी, तो x पे 3 रेस करेंगे तो क्या मिल रहा है? x पे 3 रेस करेंगे तो 2 मिल रहा है। ये लिखा होना चाहिए, x पे 3 रेस कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? आप बोलोगे सर ट्रू है। हम इतनी जल्दी नहीं कह सकते, जल्दी नहीं कह सकते। यहाँ पे x पे कंडीशन के साथ हम कह सकते हैं। x क्या नहीं हो सकता है? x 1 नहीं हो, और क्या हो सकता है? x हमेशा 2 इज इक्वल्स टू x³। तो x को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा क्योंकि 2x³ के बराबर आ रहा है। LHS आपका पॉजिटिव है तो RHS भी आपको पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव कब होगा? जब x पॉजिटिव होगा। तो x तो पॉजिटिव हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और 2 इज इक्वल्स टू x³ तो x कभी 1 भी नहीं हो सकता है। अगर x 1 हो गया तो 1 का क्यूब तो 2 होता नहीं है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हैंस ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। यानी अगर 2 इज इक्वल्स टू x³ है तो ये एक्सप्रेशन है। x पे 3 रेस करने पे हमें 2 देगा, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। यानी अगर आपको ये चीज़ सिर्फ दे दी जाती, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो अपने दिमाग में रखिए। यानी अगर आपसे सिर्फ, अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया होता log x
इक्वल्स टू 3 2। तो अब आप क्या बोलते हैं सर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स के ऊपर 3 रेज किया तो हमें 2 मिल जाएगा, ये ऐसे इम्प्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा कि सर एक्स 1 नहीं होगा और एक्स पॉजिटिव होगा। ये अंडरस्टूड है, ये अलग बात है, ये अंडरस्टूड है, ये अलग बात है, लेकिन लिखना का ये देखो यही बेस है, इसी में सारी गणित छुपी हुई है। बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटी छोटी बातें अगर हम मिस कर जाते हैं तो ही वो बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है। और अगर हम उन्हीं बड़े बड़े क्वेश्चन में ये छोटे छोटे स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं, बड़े क्वेश्चन पे कंडीशन लिखने की वजह से वो क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट कर पाते, और ये हमें हेल्प करता है एडवांस क्वेश्चन को बिल्डअप, एडवांस क्वेश्चन के कंसेप्ट बिल्ड करने। समझ में आ रही है आपको बात? आप बोलोगे सर इसको नहीं भी लिखा तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन, यानी अगर हमने इस पार्ट को नहीं भी लिखा कि एक्स 1 नहीं है और एक्स पॉजिटिव है, तो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड तो है, आई नो डैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन लिखने से आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है, आपको रीजन समझ में आ रहा है कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं एवे नहीं लिख रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है, वो कारण आपको समझ, इतना आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्विकली सॉल्व करने से हमें डेफिनेटली ये हेल्प तो होने वाली है कि हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली वे में हो जाएंगे। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इजी वे में करते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल, 2 पे देखो यहाँ पे बेस 2 है, बेस 2 है, तो 2 पे हम ऐसा क्या चीज़ रेस करें, 2 पे हम ऐसा क्या चीज़ रेस करें जिसकी वजह से हमें 8 मिल जाए, 2 पे हम क्या रेस करें कि हमें 8 मिल जाए। ऑब्वियसली बात है, आंसर समझ में आ रहा होगा 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। 2 पे 3 रेस करने पे हमें क्या मिल जाएगा 8, ऑब्वियसली, ठीक है ना। 10 पे क्या रेस करें, 10 पे क्या रेस करें कि हमें 100 मिल जाए, 10 पे 2 रेस करेंगे तो 100 मिल जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आता है आपको तो आप इसको x मान लो, एक तरीका, वन वे ऑफ सॉल्विंग की इसको आप x मान लो। तो 10 पे अगर हम x रेस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 100, 10 पे x रेस करने पे हमें 10 स्क्वायर मिल रहा है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर बेस बराबर है तो उनके एक्सपोनेंट भी बराबर होते हैं, ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये क्लास 8 में पढ़ा था, अगर बेस बराबर है तो उनके एक्सपोनेंट बराबर होते, तो x की वैल्यू 2 आ गई, ऐसे सॉल्व कर लो। लेकिन अगर मेरे तरीके पे चलोगे, बेस को समझ रखा है, डेफिनेशन को ध्यान में रख रखा है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि ये सारे 3-4 स्टेप लिखने से हम बच जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में चलते थे, 2 पे क्या रेस करें कि 2 की पावर हाफ मिल जाए, ऑब्वियसली हाफ, यानी 2 पे क्या रेस करें कि 2 की पावर हाफ मिल जाए, √2 मिल जाए, तो हाफ, 2 पे हाफ रेस करेंगे तो हमें √2 मिल जाएगा, कितना सिंपल। और नहीं तो x मान लो इक्वल्स टू एक्स। क्विकली जरा सोच के 2 सेकंड में ये बताओ कि 2 पे क्या रेस करे कि 1/16 मिल जाए, 2 पे क्या रेस करे कि 1/16, यानी 2 की पावर -1/4। भाई ये अगर आप देखो 2 की पावर, इसको अगर हम 2 मिनट के लिए लिख लें ऐसे, 16 टू दी पावर -1, 2 मिनट के लिए सोचो कि हमने इसको ऐसे लिख लिया लॉग। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो पॉज करो वीडियो को, सोचो कि क्या किया जाए। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल डिफाइंड है, बेस हमारा 1 नहीं है, पॉजिटिव भी है, और आर्ग्यूमेंट भी हमारा यानी 16 टू दी पावर -1 हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम 2 पे क्या रेस करें, वैसे तो इसका प्रॉपर वे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, एक ऐसा वे जो हमें क्वेश्चन को अप्रोच करने में आसान करे, दिमाग में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी बनाने लग जाए। ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं, क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व करना, जिससे हमारे 2 से 3 स्टेप बच जाते हैं, ये आपके स्किल्स को डेवलप करता है, ठीक है। तो 2 के ऊपर हम क्या रेस करें जिसकी वजह से हमारे पास 16 की पावर माइनस आ जाए, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि सर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये 2 की पावर -4 हो जाएगा। तो 2 पे क्या रेस करें, 2 पे क्या रेस करें कि आंसर 2 की पावर -4 आ जाए, बट ऑब्वियस दिख रहा है आपको आंसर क्या आ जाएगा -4। तो 2 पे अगर आप -4 रेस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 1/16। इसको और तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर एक बच्चों वाला तरीका है। बच्चों वाला तरीका कितना आसान है, देखो इसको मैं आंसर निकालना तो x मान लिया, लॉ की डेफिनेशन लगाएगी, 2 पे x रेस करेंगे तो 1/16 मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया। यहाँ से ये इंप्लाइज करेगा 2 की पावर x इज पावर -4, यहाँ से हमने ऐसा कर लिया कि x की इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल, तो x की वैल्यू -4 आ गई। आई थिंक ये इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज है, अच्छा उसको करने से पहले क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है आपको बताना है। यानी
आंसर जिसका गलत आ जाए, यानी 2 के ऊपर 3/2 रेस करने पे हमें 8 मिल रहा है क्या, चेक कर लो। के ऊपर अगर हम 3/2 रेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, का क्यूब 8 हो जाता है, 8 का स्क्वायर रूट, ये √8 मिल रहा है। के ऊपर 3/2 रेस करने से हमें 8 √8 मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है, यानी ये स्टेप सही है। 4 के ऊपर 3/4 रेस करने से, 4 के ऊपर 3/4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 की पावर 1/4, 4 का क्यूब 64, 64 के ऊपर 1/4 पावर है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसको 8 की टर्म्स में लिखना है, 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 की पावर 1/2 यानी √8, यानी ये भी सही है भाई। 4 की पावर 3/4, 64 लिखा, 4 का क्यूब 64 है, यानी अगर हम एक्सपोनेंट की, अगर आपको एक्सपोनेंट याद है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू रिमेंबर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। 64 की पावर 1/4 को 8 की टर्म्स में हमें सोचना है कि 4 पे क्या रेस करें कि हमें 8 की कोई पावर मिल जाए, हमने इसको 8 की टर्म्स में लिख दिया, 64 का लिखा 8 का स्क्वायर, एग्रीड। 8 का स्क्वायर इसको कैंसिल आउट किया तो 8 की पावर 1/2, तो √8 आ रहा है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों तो फॉल्स नहीं है, हमें तो फॉल्स बताना है, तो थर्ड पे चाहते हैं। 8 पे क्या रेस करें, 8 पे 3/2 रेस करें तो हमें क्या मिलता है, तो 8 का क्यूब अगर हम देखें तो हमें 8 के आंसर के अंदर ही देखना है, तो 8 को नहीं छेड़ेंगे हम, यानी 8 के ऊपर 3/2 रेस करेंगे और आंसर भी हमें 8 ही चाहिए, 8 की पावर हाफ। 8 के ऊपर 3/2 रेस करने से तो 8 की पावर 3/2 ही मिलती है, 8 की पावर स्क्वायर रूट तो नहीं मिलता भाई। 8 के ऊपर अगर हमने 3/2 रेस किया तो 8 की पावर 3/2 मिल रहा है, हमें तो आंसर ही चेक करना था कि 8 की पावर हाफ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा ना, हमें तो 8 की पावर 3/2 ही मिल रहा है। आप बोलोगे सर इसको चेंज कर सकते हैं, वो कर सकते हो आप, वो आपका राइट है, यानी इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब, लेकिन हमें तो आंसर 8 में सोचना था ना, इसलिए हो जाएगा 9/2, ठीक है ना। तो हमें तो आंसर 8 में सोचना, ये चीज़ है जो फॉल्स लिखी, यानी ये एक्सप्रेशन गलत लिखा, ठीक है। और सिंपल है, देखो चीज़ें अगर आपको डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं, जब हम बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपको चीज़ें अगर डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं, का मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं, हमारा माइंड हमारे हाथ के साथ यानी हमारी राइटिंग के साथ सिंक्रोनाइज नहीं। बिलीव मी, ये जो मैंने वर्ड बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के लिए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो मैथ्स आपको हलवा लगने लगेगी। क्या चीज़ बोली मैंने, ये बोला कि अगर हमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कोई चीज़ ऐसी डिफ़िकल्ट लग रही है मैथ्स के अंदर कि जो हम समझ तो रहे हैं, स्क्रीन पे तो लिखा हुआ है और हम उसको देख भी रहे हैं, लेकिन हम उसको हजम नहीं कर पा रहे, हम दिमाग में उसको स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हमारा माइंड हमारी आइज़ के साथ और हमारे हैंड जो हम प्रैक्टिस करते हैं, इन तीनों का सिंक्रोनाइज पैटर्न नहीं हो रहा है। हमारी आइज़ ने कुछ देखा, माइंड ने उसको मैनिपुलेट किया, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब हम हाथ से इसको लिखने जा रहे हैं तो हम कंफर्म नहीं है। यानी जब हम ये बोल रहे हैं कि 8 के ऊपर 3/2 रेस करो तो 8 मिलना चाहिए, और आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से लिख के देखो। व्हेन यू फील द कॉन्फिडेंस, कम बैक एंड वॉच इट अगेन कि मैंने क्या बोला, और अगर फिर आपको डिफिकल्टी आती है, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको चेंज करूँ, मैं हटाऊँ। लेकिन अगर आपको ये सिंक्रोनाइजेशन में डिफिकल्टी है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस ऑफ हैंड राइटिंग यानी मैथ्स को लिख के करने की आदत में कहीं ना कहीं कमी है, इसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होता है। और यही वो वजह है कि हम ये कहते हैं सर हम क्लास में बैठे रहते हैं फिर भी हमें लेक्चर समझ में नहीं आता है, उसकी वजह यही होती है कि आपका माइंड आपको सिंक्रोनाइज मोड पे नहीं जाने देता है, कि जैसे जैसे मैं समझता जाता हूँ मैं लिखता जाता हूँ। जैसे मैंने बोला राजा रामपुर गया था, तो फौरन आपने समझ लिया कि राजा रामपुर गया था, और आप लिखते टाइम हेजिटेट नहीं करोगे, आप फौरन लिख दोगे क्योंकि आपको अंडरस्टूड है कि राजा रामपुर गया था। लेकिन हम जब कुछ बोलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड वेक्टर एंड दैट एंड लॉग एंड दिस, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया के नए प्राणी हो और कोई भी चीज़ पहली बार सीखने में टाइम लगता है, और उस टाइम को देने के लिए ही हम कहते हैं कि प्रैक्टिस हार्ड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ये वो क्वेश्चन था जिसको आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ की बेस प्रॉपर्टी आए। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल रेज होता जाएगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके जो अब तक पढ़ा है उसको सिंथेसाइज कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेकंड मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक हमने बस इतनी सी चीज़ पढ़ी है कि लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू सी का मतलब होता है कि ए पे सी रेस करने पे बी मिलेगा, कंडीशन प्रोवाइडेड कि ए 1 नहीं होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड बी भी पॉजिटिव होना चाहिए।
इसी को हमने अभी तक समझा है। इसके अलावा हमने बस एक्सपोनेंशियल लॉस को यूज किया हुआ है जो हम 8th और 9th में पढ़ के आ रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को और लेके आएंगे ताकि हमारे पास नए नए कंसेप्ट को सीखने का मौका मिले। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऑब्जर्व करके बतानी है कि क्या ऐसा ही होगा हमेशा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए पे क्या रेस करें ए ही मिल जाए। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 के ऊपर क्या रेस करो वापस से 2 आ जाए, तो आपको इसका आंसर करने में सेकंड्स भी नहीं लगने चाहिए। योर इंस्टिंक्ट विल से कि सर 2 के ऊपर 1 रेस करने से ही हमें 2 मिल जाएगा। तो यही ये सवाल कर रहा है कि ए पे हम क्या रेस करें, ए पे हम क्या रेस करें कि हमें ए मिल जाए। तो ए पे क्या रेस करें कि ए मिल जाए 1। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट, माइंड माय वर्ड, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट बराबर है, इक्वल है, डिफाइंड है, तो आंसर हमेशा 1 होगा। यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ समथिंग एंड समथिंग, तो समथिंग 1 नहीं होना चाहिए और बोथ द समथिंग पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमेशा 1 देगा। बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएंगे। यानी अगर कहीं आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है, यानी log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हमेशा 1 होगा प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 3x 1 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों इनइक्वालिटी का पार्ट है, आपने हमेशा बोल दिया, यानी अभी क्वेश्चन बन गया सर इसको सॉल्व करो, तो ये लॉग का क्वेश्चन थोड़ी रहा, ये तो ये वाला क्वेश्चन हो गया इनइक्वालिटी का। ये चीज ट्रू कब होगी, जब ये दोनों अगर बराबर हो, बेस और आर्ग्यूमेंट अगर बराबर हो, तो हमेशा 1 आ रहा है। तो ये ट्रू कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x आपका क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आपका 0 से 1 से 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। इसी तरह अगर ए पे क्या रेस करे कि हमें आर्गुमेंट 1 मिल जाए, यानी किसी चीज पर क्या रेस करें कि आंसर 1 आ जाए, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लास 8 में। ए की पावर 0 है, 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1 होता है, एनी रियल नंबर टू द पावर 0 0 टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन तो को छोड़ दिया जाए एक्सेप्ट 0, ए की पावर 0 इज, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए 1 नहीं होना चाहिए। लॉग के केस के लिए कंडीशन डिफाइंड है, ये याद रखना, बेस 1 नहीं होता है, बेस पॉजिटिव है आर्ग्यूमेंट। ये कंडीशन याद रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन को इजी। तो इन दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए, जैसे कि ये एग्जाम्पल आपके सामने नजर आ रहा है कि 3 पे -2 रेस करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, 3 पे -2 रेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और कि ये आर्ग्यूमेंट है तो x पॉजिटिव भी होना चाहिए, x पॉजिटिव भी होना चाहिए। यानी इस एक्सप्रेशन से हमने ये चीज़ समझी, इस एक्सप्रेशन से यही चीज़ मतलब निकलेगा। यानी इस एक्सप्रेशन का मतलब यही बनता है कि 3 पे हम -2 रेस करेंगे तो हमें x मिलेगा, और क्योंकि लॉग का ये आर्ग्यूमेंट है x, तो x पॉजिटिव। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9, और x पॉजिटिव भी है, यहाँ पे 1/9 पॉजिटिव है, बिल्कुल है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/9। इजी है, मज़ेदार है। लॉग बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉग का सारा इस्तेमाल कैलकुलस, लॉग का सारा इस्तेमाल, लॉग 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए अगर हमें लॉग नहीं आ रहा है तो टाइम देना चाहिए, और लॉग यहाँ से सीखा जा सकता है। बहुत बेस लेवल पे बात चल रही है, और यहाँ से सीखते सीखते हम ऊपर जाएंगे। हम हैं आपकी हेल्प के लिए। जब आपको लगे कि यार ये मेरा बेस लेवल पे तो तैयार है, बट डिफिकल्टी लेवल हमारी हार्ड क्वेश्चन पे आ रही है, बिलीव मी, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से मास्टरी कर सकते हो अगर आपने उस चैप्टर के 100 से 150 कर रखे हैं। ये केस में इतने क्वेश्चन रिक्वायर्ड नहीं है, लॉग अपने आप ही क्वेश्चन को कवर कर लेगा क्लास 12। लेकिन गुरु मंत्र यही है कि अगर आपको IIT JEE के अंदर अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ये ट्रिक को फॉलो करना बहुत है। अगर ये ट्रिक आप फॉलो नहीं करते हो, डेफिनेटली मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। धीरे धीरे आप गिव अप की आ जाते हो, और एट द लास्ट आप उतना ही कर पाते हो जितना एक बेस लेवल पे एक बच्चे को करना हो, इससे IIT में। ठीक है, माइंड इट। लेकिन सिर्फ
हार्ड क्वेश्चन करने से आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा भी नहीं। बेस लेवल पे आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं लॉग की, बहुत इंपॉर्टेंट बट बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी जहाँ पे लॉग बेस लेवल पे आपको तैयार, बेस लेवल की प्रॉपर्टीज़ है, एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। कैसे प्रूफ हुआ हम इसको नहीं चेक करेंगे, लेकिन एक्सपोनेंट से आप इसको अगर दो लॉग एडिशन में है या आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये इसको अलग तरीके से लिखने का तरीका यही हो गया है कि अगर हम जैसे अगर लिखते हैं ना ए की पावर एक्स डॉट ए की पावर वाई, हम इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स प्लस वाई। ये बस ये उसी तरह का लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, अलग वे में लिखा हो गया है लॉग की केस में, लेकिन है वही चीज़। यानी अगर लॉग के आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लिकेशन में है, लॉग के आर्ग्यूमेंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको ब्रेक करके एडिशन में करें। आई नीड बेस सेम, बेस सेम होगा। जब बोल रहा हूँ ना कि ये सेम होगा तो वो क्रिटिकल वर्ड तो एम्फसाइज है, वहीं कुछ नहीं कर सकते। यानी सबसे बड़ी मिस्टेक जो ब्लंडर बच्चे यहाँ पे करते हैं वो मैं बता देता हूँ, वो ब्लंडर क्या होता है वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये होता है log 2 x प्लस वाई। तो बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं log 2 x प्लस log x टू द बेस 2 log x प्लस log y 2। ये सही लिखा है क्या? ये ब्लंडर है, यही ब्लंडर है, ये रॉन्ग है, गलत है, ऐसा नहीं है भाई। अगर बेस सेम है तो उनके आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड नहीं होते। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 2 बेस हो गया और x प्लस वाई इसका आर्गुमेंट, ये चीज़ गलत लिखी, बात समझ रहे हैं? तो अगर बेस सेम है तो उनके आर्गुमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आर्गुमेंट एडिशन में है तो ब्रेक नहीं होता, अगर आर्गुमेंट एडिशन में तो ब्रेक, ठीक है। सेम गोज विद सब्ट्रैक्शन, अगर बेस सेम है और लॉग सब्ट्रैक्शन में है तो उनके आर्गुमेंट डिवीजन में चलेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसको लिख लीजिए। अगर ये आपको आती है तो अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आती है तो यहाँ पे टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और अगर यहीं पे टाइम नहीं दिया फिर आगे टाइम देने का कोई मतलब नहीं होता, फिर वो सारी स्टडी यूजलेस काउंट करते हैं। कई बच्चे कहते हैं हम 4-4 घंटे पढ़ते हैं उसके बाद भी हमारी मैथ स्ट्रांग नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपने बेस लेवल पे कम टाइम दिया हो। बेस लेवल पे जब आप पूरी तरह से सिंथेसाइज मोड में आ जाते हो तभी आपको एडवांस लेवल के चाहिए। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉग बेस 2 है और माइनस लॉग बेस 2 7 है। हम इसी चीज़ को प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 3, ठीक है। इसका अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर है, यहाँ पे देखिए m है, m के ऊपर एक पावर है n, तो अगर आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई पावर है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ये भी एक प्रॉपर्टी। और सिंपल सा एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। यानी अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, log 3 9, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 9 टू द बेस 3। 3 को हम चेंज करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। और ये क्योंकि आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चली जाएगी, ये हो जाएगा log 3 टू द बेस 3। अब 3 पे क्या रेस करेगी, 3 आ जाए 1। बेस और आर्ग्यूमेंट अगर बराबर हो जाता तो आंसर 1 होता है, ये चीज तो 1 लिखी हुई है, 2 इंटू 1। आप बोलोगे सर तो यहाँ से भी डायरेक्ट सोच सकते 3 पे क्या रेस करेगी 9 आ जाए, 3 पे हम रेस करेंगे तो 9 आ जाए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपका देखो यही चीज़ है कि हर एंगल से क्वेश्चंस को देखा जाता है। सवाल होता है कि सर एक क्वेश्चन को हम किस तरह से देख सकते हैं, कितने एंगल से देख सकते हैं जिससे हमारा थ्योरी डेवलप हो जाए। यही वो आंसर है। तो जान के आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से सोच के लिख पाते हो तो यही आपके इंटेलेक्ट को डेवलप कर, और इसी तरह से आपका गेनिंग आईक्यू स्किल सब बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बेस के ऊपर पावर है, यहाँ पे किसके ऊपर पावर है, बेस के ऊपर, दिख रहा है आपको। अगर बेस के ऊपर पावर है और वो पावर को आपको हटाना है तो आपको चाहिए कि उस पावर को हटा के डिवीजन में लेके आ जाओ, लॉग के साथ डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें log 16 ले लेते हैं 18, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो बेस के ऊपर पावर लिख सकते हैं 2 की पावर 4 18। तो ये जो 2 की पावर 4 है ये डिवीजन में चली जाएगी, लॉग के साथ डिवीजन में 1th पावर में चली जाएगी। log 18 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 टाइम ऑफ दिस एक्सप्रेशन
ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ। अगर ये आपको आती है तो अच्छी बात है, और अगर आपको ये नहीं आती है तो फिर आपको इस पर टाइम देने की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, 10 सेकंड के अंदर एक एक क्वेश्चन को लिए, 10 सेकंड 10 सेकंड्स एंड 10 सेकंड, तो 30 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। सर इतना जल्दी? बिल्कुल, हम वीडियो के उस मोड पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मोड आपको आना चाहिए। अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो अभी आपको वापस से इसी लेवल पे प्रैक्टिस की और जरूरत। डोंट मूव वेरी फास्ट, ठीक है। एक बार सोच के देखते हैं कि लिखा हुआ है, आपको टाइम ओवर हो गया होगा, आई थिंक आपने वापस से स्टार्ट किया होगा वीडियो को, पॉज करके प्ले किया, तो अब आपने आंसर अपने मैच करने हैं। पहला एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है इसमें, सोच के देखिए भाई। दोनों के बेस सेम है? बिल्कुल सेम है। हाँ सर बेस सेम है। बेस क्या है सर? सर बेस तो 10 है, दोनों सेम है। दोनों के बीच में साइन कौन सा है? नेगेटिव। सर नेगेटिव साइन जब होता है तो लॉग के आर्ग्यूमेंट डिवीजन में जाते हैं। सर हमने डिवाइड किया 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है सर? 10। अब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो गए तो आंसर कितना हो गया सर? 1। 10 पे 1 रेस करेंगे तो ही 10 मिलेगा। सिंपल, समझ रहे हैं आप? सर देखो, सर यहाँ पे लॉग के आर्ग्यूमेंट, सॉरी लॉग का बेस मेंशन नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखिए। अगर लॉग का बेस मेंशन नहीं होता है तो दो तरीके से लॉग लिखे जाते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग, यानी अगर हमने बेस को मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम मानेंगे कि वो बेस 10 टू द बेस है, यानी लॉग a टू द बेस 10 लिखा हुआ है इन जनरल। वैसे तो IIT JEE क्वेश्चन में या कहीं भी क्वेश्चन के बेस को स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन अगर कहीं बेस ई लिखा आता है, एसेंट्रिसिटी, ठीक है ना, तो इसको हम एलन से बोलते हैं, लॉन बोलते हैं। शॉर्टकट में लॉन भी बोलते हैं, एलन एलन भी बोलते हैं, लॉन भी बोलते हैं। यानी अगर बेस ई होता है, ई की वैल्यू वही है 2.3 समथिंग, और ये बहुत आपको याद भी रखनी है। अदरवाइज क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं हम एलन देख लेते हैं तो वो लॉग ही लिखा हुआ होता है और उसका बेस ई होता है, ठीक है ना, ई की वैल्यू वही होती है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। अगर तो बेस मेंशन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में बेस मेंशन नहीं है, तो आप 10 अज्यूम कर लो, बेस 10 ही होगा। इन जनरल बेस 10 होता है अगर लॉग लिखा हुआ है, और अगर लॉग नहीं लिखा हुआ है, एलन लिखा हुआ है, तो बेस ई है, ये याद रखना। तो यहाँ पे सबके बेस सेम है, कॉमन है, 10 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे सोचें, log 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 33 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 22/21। सर डिवाइड क्यों किया 20/21 से? सर इसलिए किया क्योंकि ये डिवीजन में जाएगा ना, ये सब्ट्रैक्शन में है, बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो ये मल्टीप्लाइड और बाकी चीज़ें डिवाइड। तो हम देख लेते हैं। सर ये 4 की टेबल में कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। 2 2 4 टाइम्स 18, और फिर 2 11 फिर ये 7 3 फिर कौन हो रहा है? फिर 3 3 3 11 और 11 और 11 कैंसिल, यानी सब कुछ कैंसिल। तो सब कुछ कैंसिल, क्या बनेगा? log 1 टू दी बेस 10, और 10 पे क्या रेस करें कि 1 आ जाए? 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जब भी लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन हो तो वो चीज़ क्या हो जाती है? लॉग के आर्ग्यूमेंट के पावर में आ जाती है, ठीक है। अगर लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो वो आर्ग्यूमेंट के पावर में आ जाती है, या बेस के साथ रूट में चली जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो इसको हम देखेंगे तो ये देखेंगे लॉग बेस 10 होगा, सबके बेस 10 है, तो ये जाएगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो 2 का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या आंसर हो गया? ये आपको याद रखना है। 8 5 40 एंड 49 360, लॉग 360 बेस 10 इसका आंसर। सिंपल एज डैट। समस्या कहाँ पे आएगी? समस्या बस वहीं आएगी जहाँ पे आपको ये लगने लग जाता है कि ये आने लगा। जैसे ही आपको आने लगा है, आपको ये चाहिए कि आप अपनी टेस्ट करें, और वो टेस्टिंग में अगर आप पास हो जाते हो तो यस यू आर लगा है। लेकिन अगर उस टेस्ट टाइम कि आप अपने आप को स्टॉप करो, रोको, ताकि आप अपने आप को उस लेवल के लिए डेवलप करो आगे आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, और बेस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर a log 3 टू द बेस 2 है, b log 5 टू द बेस 2 है, एंड c log 9 टू द बेस 2 है। इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करनी है, और सबसे पहले मुझे आंसर करके ये बताना है कि इन तीनों लॉग के एक्सप्रेशन में क्या चीज कॉमन है, और वो है बेस। बेस कॉमन है। अगर बेस कॉमन है तो तीनों को हम ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या आएगा?
log 2 base 3 plus log 2 base 5 plus log 3 to the base 2, log 5 to the base 2 एंड log 9 to the base 2। तीनों के बेस सेम है तो यहां से हम तीनों के आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेस 2 ही रहेगा, आर्ग्यूमेंट जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 9, तो 5 9 जा 45, 45 इंटू 3 135। तो आंसर कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ए ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया और बहुत सिंपल सा इसका आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, यानी बहुत सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन तो आपको लॉग के बेस के लिए तैयारी कराते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ों को और एक्सप्लोर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अब हम धीरे 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 स्टेप बिल्ड कर रहे हैं। फाउंडेशन स्टोन पे थे, आगे बढ़े और ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए, और एक दिन आएगा कि हम मैथ्स में इतना सीख लेंगे कि जितना करने के लिए हमारा आईटी में सिलेक्शन। ये बहुत बड़ा मिथ है कि आईटी में सिलेक्शन के लिए हमें सब कुछ आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ उतना आना चाहिए जिस लेवल पर आप अपने आप को सिलेक्ट करा सकते। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाएगा तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन। ऐसी बात नहीं है, आपको थोड़ा आना चाहिए लेकिन इस लेवल पे आना चाहिए कि बेस लेवल का आपको नॉलेज क्लियर हो। क्वेश्चन सॉल्विंग तो एक स्किल होता है। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है और आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग, आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे, थ्योरी मानी यही चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो ट्यूटर जो भी आपका टीचर है जो आपको बताता है, आपको दिमाग में क्लियर होता है, आप उसको समझ पाते हो और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उसको एनालिसिस भी कर पाते हो। फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो वो एक स्किल होता है। और ये एक राज है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप की जाती है अगर आपको थ्योरी आती है तो। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं फिर हम और डिस्कशन करेंगे। ये देखो यहाँ पे देखोगे तो दो लॉग है, दो लॉग इसका मतलब ये नहीं लॉग के अंदर लॉग है, यानी ये लॉग इस लॉग का आर्ग्यूमेंट है और 9 इस लॉग का अंदर वाले ब्रैकेट का आर्ग्यूमेंट। तो बॉडमास का रूल ये कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए, तो हमेशा उस रूल को हम नाराज नहीं करेंगे, हम बॉडमास के रूल को फॉलो करेंगे। तो 3 पे क्या रेस करें कि 9 आ जाए? ऑब्वियसली 2। 3 पे 9 रेस करने पे 2 आ जाएगा, और 2 पे क्या रेस करें कि 2 आ जाए? ऑब्वियसली 1। इस क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल है। 3 पे हम क्या रेस करें कि 9 आ जाए? 2, और वापस से जो वो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2 आया, तो क्या रेस करेंगे कि आंसर 2 आ जाए? ऑब्वियसली 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 क्वेश्चन है। अब ये लॉग के बिल्कुल बेसिक आर्गुमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर आपको लॉग की डेफिनेशन समझ में आई है, क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर लॉग एम टू दी बेस ए लॉग एन टू दी बेस ए को ऐड करने से लॉग एम एन टू दी बेस ए बन। ए को सेफ होना पड़ेगा क्योंकि ए क्या है? बेस है। ए 1 नहीं है, ये भी कह रहा है ये है, लेकिन साथ साथ और क्या कंडीशन? भाई ये इंडिविजुअली अपने लेवल पे भी डिफाइंड होने चाहिए ना। अगर ये अपने लेवल पे डिफाइंड नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। यानी एम को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और एन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप बोलोगे सर अगर एम एन दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा कि ये इसके तो डिफाइन कर देगा, नो इशू। एम एन का प्रोडक्ट पॉजिटिव, अगर एम भी नेगेटिव एन भी नेगेटिव तो एम एन का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। हम लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये डिफाइंड होने से ये डिफाइंड नहीं हो रहा ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी का ऑप्शन है जो एलएचएस को भी डिफाइन कर रहा है और आरएचएस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र है। क्वेश्चन लेने से पहले इस ब्रह्मास्त्र को समझते हैं कि लॉग का ब्रह्मास्त्र क्या है। लॉग का ब्रह्मास्त्र है ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, और इसको यूज करने वाला इतना अच्छे से इसको यूज करता है उतने ही बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करवाता है। अभी कुछ एक दो साल से लॉग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहे हैं, लोकेशन ऑफ से आ रहे हैं, एंड ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं। वहां पे ये ब्रह्मा, आप ऐसा सोच रहे हो कि सही क्यों ऐसा बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि आप कोई से भी लॉग का क्वेश्चन उठाइए जो आईटी जेई में आया हुआ हो या आपके इंस्टीट्यूट ने आपको लॉग के उन क्वेश्चन कराए हो, आप जरूर देखेंगे कि उन क्वेश्चंस के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी रही है, होगी। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्या है? बहुत सिंपल है, इसको लर्न करने की बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। पहले हम थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी को कैसे सोचा जा सकता है। देखो, एक लॉग एक्सप्रेशन है, ले लेते हैं कि लॉग बी टू दी बेस ए है। हम ये चाह रहे हैं किसी तरह किसी कारणवश हम ये चाह रहे हैं कि ना मुझे इस बेस ए के साथ कुछ एक्सप्रेशन लिखना है लॉग में, जैसे क्वेश्चन
ऐसा एक्सप्रेशन आया हुआ है जहाँ पे ये ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हेल्प नहीं करता, कोई नया बेस जनरेट। मैंने क्या किया, एक डिफाइंड बेस को चेंज कर, क्या बोला कि एक सी बेस ले लेते हैं, तो आर्ग्यूमेंट है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो बेस है प्रोवाइडेड कि 1 नहीं चाहिए, यानी जो बेस के ऊपर कंडीशन होती है 1 नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है, डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, तो कहते हैं बेस चेंज। बेस को जब हम चेंज करते हैं तो ऐसा बेस हम अपनी मर्जी से लेके आते हैं जो डिफाइंड हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में किसको लिखेंगे, बेस को लिखेंगे। इसी को याद रखने का दूसरा तरीका है, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ये डिफाइंड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यानी लॉग बी टू दी बेस ए एंड लॉग ए टू दी बेस सी। अगर आप नोटिस करोगे तो ये आ जाएगा लॉग बी टू दी बेस सी। अब यहाँ पे नोटिस करो, मैं इसको कैसे याद करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट है याद रखने की, ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट याद रखने की। मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में आ जाए। मैं क्या बोला, एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में आ जाए, यानी देखो ये बेस है ए, ये आर्ग्यूमेंट में आ रहा है यहाँ पे, है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में आ रहा है, यानी ये ए हो गया, दिख रहा है, ये बेस में है यहाँ पे, और यही बेस यहाँ के आर्गुमेंट में आ रहा है, दोनों लॉग मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में नहीं, मल्टीप्लीकेशन। एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में आ जाता है तो वो चीज़ गायब कर दो, तो बची हुई चीज़ है उसको लिख, इतना सिंपल। एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में दिख जाए तो जो चीज़ ऐसी है उसको गायब कर दो, बची हुई चीज़ को लिख दो। याद करने का तरीका है, इट्स योर चॉइस, आप ऐसे याद रखना चाहो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ सिंपल, लॉग 5 टू द बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 8 टू द बेस 2। तो एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, दिख रहा है, एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, तो वो चीज़ गायब कर दो। यहाँ पे बेस क्या बचा 8 और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या बचा 5। तो ये क्या किया, ये जादू नहीं है, सब माया है। अगर तो प्रॉपर्टी आती है तो लॉग ऐसा लगेगा कि कुछ, अगर प्रॉपर्टी नहीं आती है तो कैसा चैप्टर बन जाएगा लगने लगे। तो ये चीज़ समझनी है, अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन इसकी होती है, यानी प्रॉपर्टी तो एक है लेकिन प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर वो तरीके पे हमारा कमांड हो जाता है तो लॉग हमारा बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है, और ये चीज़ को समझ के इसको हम क्वेश्चन पे भी अभी अप्लाई करने वाले हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी इसको समझने का एक और तरीका ले लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। यानी आपने ये देखा कि सर हमारे पास लॉग बेस बी टू ए है, तो हमने बोला कि सर आप इसको लॉग बी टू दी बेस ए है, तो हम इसको दूसरे बेस पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। बेस पर डिफाइन करो, बेस को आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है और सी आपका, ये तो हमने बेस चेंजिंग हमने सीखा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी कारणवश मैंने इस सी को बी लिख दिया, लेट अस सपोज सी इज इक्वल्स टू बी, लेट अस सपोज ये कंडीशन लगाई, ये मालूम है किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया लॉग बी टू दी बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग बी टू दी बेस बी लॉग ए टू दी बेस बी। और ये हम जानते हैं कि बी और बी यानी बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो जाता है तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये 1 हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ए टू दी बेस बी। यानी अगर हमें बेस एंड आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करना है तो रेसिप्रोकल, ये मतलब समझिए इसका। यानी इसका एक तीसरा स्पेशल केस है, अगर बेस एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में नजर आ रहा है तो वो गायब हो रहा है, एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में नजर आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर बेस को ही इंटरचेंज करना है, बेस और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज करना है तो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, प्रोवाइडेड कि हम एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। यानी अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, बहुत इजीली समझें कि इसका एग्जाम्पल को कैसे वर्कआउट करना है। यानी अगर हम बोलें लॉग ए टू दी बेस 5 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन लॉग 5 ए टू दी बेस, सॉरी 1 अपॉन लॉग
5 टू द बेस 8 ऐसे लिखा जा सकता है। ये है पूरा ज्ञान इस बेस चेंजिंग का। और ये स्पेशल केस 1 हो गया कि अगर हमने बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज किया और एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में आ रहा है तो गायब कर दो, बची हुई चीज़ लिख दो। बेस चेंजिंग थ्योरम ये रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वो ब्रह्मास्त्र है जो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान बनाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, सीखते हैं इस क्वेश्चन में कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेस लेवल का क्वेश्चन है, बेस चेंजिंग थ्योरम का बेसिक एप्लीकेशन क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन कर पाते हो, 10 सेकंड का पॉज लो, वीडियो को पॉज करो, देखो अब तक जो सीखा है क्या हम इस क्वेश्चन को अप्लाई कर पा रहे हैं और क्या अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं, इसको देख के देखिए, सोच। अगर हम इसको अपने अच्छे लेवल पे अप्लाई कर पा रहे हैं तो हमारा अब तक का कार्यक्रम सफल हो रहा है, हमारा लॉग सीख रहे हैं और डेफिनेटली हम लॉग के क्वेश्चन कंसेप्ट को अप्लाई भी कर पाएंगे और ठीक है। देखते हैं कि log 3 टू द बेस 2 क्या चीज़ आपको ऐसी लग रही है यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होगी। देखो पहले हम इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में चलते हैं। हम इस सारे लॉग को, इन जितने भी लॉग हैं, इसको सिंगल बेस पे लिख देते हैं। ऐसा करने से हम बेस चेंजिंग थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं मेरे पास सॉल्व। पहला तरीका बिल्कुल सिंपल है कि हम इसको ऐसे लिखें, लॉग 10 बेस पे लिख लेते हैं। सबको हम 10 बेस पे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय log 4 10। ठीक है, यानी सबका बेस मैं लिख नहीं रहा हूँ तो उसका मतलब अंडरस्टूड है सब किस बेस पे लिखे हुए हैं, सब आपके बेस 10 पे लिखे। 2 3 3 4 4 5, तो अब क्या आ जाएगा लॉजिकली 5 और 6 आ जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, अगर हम इसको देखें कि ऐसे ऐसे करते करते लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन बनेगा log n प्लस 1 अपॉन log n, ये होगा। तो अगर आप गौर से देखोगे इस एक्सप्रेशन में तो आपको ये नज़र आएगा कि log 3 हर सेकेंड टर्म से कैंसिल हो रही है, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। और ये किसके बराबर था, ये 10 के बराबर। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा log n प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा log 2। यही टर्म बच रही है, लास्ट वाली टर्म बचेगी और एक इस टर्म बचेगी, और ये किसके बराबर आ जाएगा 10 के। तो हम वापस से क्लब कर सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से, n प्लस 1 बेस चेंजिंग थ्योरम से वापस किया, 2 को बेस में ले गए, n प्लस 1 को आर्गूमेंट में लिखा इज इक्वल्स टू 10। अब हम लिख सकते हैं कि n प्लस 1 कब आएगा, 2 पे 10 रेस करने पे n प्लस आएगा। ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से पावर 10 माइनस। सिंपल, एक तरीका तो ये हो गया। अगर आपको समझ, वीडियो को पॉज करिए, बैक चाहिए रिमोट के पास है, आपको समझ जाएगा अगर आपको बेस चेंजिंग। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और इजी मेथड भी है जो इस क्वेश्चन हलवे की तरह सॉल्व कर। अगर आपको वो वाला कंसेप्ट समझ में आया है, ये क्वेश्चन को हलवे की तरह सॉल्व करेगा। कैसे है समझ में आइए, सारा फोकस इस स्मार्ट बोर्ड की तरफ। देखिए एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में अगर आपको नजर आना शुरू हो रहा है, देखो ये बेस, ये आर्गुमेंट, मैं एक दूसरा कलर यूज ले लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे लेवल पे रहे। देखो ये आपका आर्गुमेंट है, ये आपका बेस है, ये गायब हुआ तो 2 4, फिर ये आपका आर्गुमेंट है, ये बेस है, ये भी गायब हो जाएगा, यानी सारे सर्कल गायब हो जाएंगे, फिर ये भी गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से सिर्फ एक log 2 बचेगा जो बेस में रहेगा, यानी ये सब गायब हो जाएंगे। एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में, एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में, एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में, सब गायब हो जाएगा। एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में, तो बच क्या रहा है, n प्लस 1 इक्वल्स टू 10। डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गए। तो आप समझ लो, यानी चीज़ें अगर आपको बेस लेवल क्लियर है, अगर आप चीज़ों को अप्लाई अच्छे से करना जानते हो और समझने के बाद कंसेप्ट की क्लियरिटी आपके माइंड में है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में एक लाइन में, और कभी कभी तो ठीक है। तो ये वो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो आपको हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। ये क्वेश्चन के आंसर करते हैं, सैम्पल 9 है। देखिएगा इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे सर जो डिनोमिनेटर में जो लॉग के आर्गुमेंट है वो सेम है, और काश ऐसा होता कि इसके बेस को सेम होता। अगर ये बेस सेम होता तो हम प्रॉपर्टी लगा लेते। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है ना, तो पहला थॉट ये नहीं होता कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, पहला थॉट ये होता है कि हम इस क्वेश्चन को
उस लेवल पे चेक करें जहाँ पे हमें ये आइडिया लगे कि ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी से बेस्ड है। हम यहाँ पे गौर कर पा रहे हैं कि यहाँ पे लॉग एडिशन के अंदर है तो लॉग की एडिशन वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। हम यहाँ पे गौर कर पा रहे हैं कि लॉग के आर्गुमेंट सेम है, लेकिन हमें ये पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन। हमें ये भी पता है कि हम बेस चेंजिंग यहाँ पे, वो बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होती है? बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत सिंपल है और वो ये होती है कि अगर आपको बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना है, हम को उल्टा लिख सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे इस पर्टिकुलर हर स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो 60 बेस हो जाएगा आर्गुमेंट 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 बेस हो जाएगा आर्गुमेंट 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और आर्गुमेंट 5 हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, 4 ज़ा 60। यहाँ पे 60 बेस हो गया, आर्गुमेंट भी 60 हो गया। आंसर कितना हो गया यहाँ पे कि बेस और आर्गुमेंट सेम आ रहा है। आंसर यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सब सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व। एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, थोड़ा सा सोचिए, 10-15 सेकंड यूज़ करिए और इस 10-15 सेकंड को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को आपको आंसर क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। भाई यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे हो कि ना बेस सेम है ना आर्ग्यूमेंट सेम है, फिर क्या है, ये तो जादू हो गया सर? नहीं, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है तो हम सेम कर सकते हैं ना। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है तो हमारी ड्यूटी है कि इसको किसी ना किसी तरह से इस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन वही हमारा टारगेट है और हम करने की कोशिश करते हैं। क्या चीज़ है जो यहाँ पे हमें फैसिनेट कर रही है? अगर आप यहाँ पे देखो तो 3, 9, 77 ये भी 3 के मल्टीपल हैं, 2, 4, 8 ये भी 2 के मल्टीपल्स हैं आपस में सारी चीज़ें। कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो हम इसको प्राइम नंबर की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता करने का। तो आप कोशिश करो कि पहले हमें कोई भी चीज़ डिनोमीटर में अच्छी नहीं लगती तो हम डिनोमीटर में लेके चले जाएं। यानी इस क्वेश्चन को हम सिंपली अगर हम इसको ऐसे लिखें, log 3 टू दी बेस 2 लिख सकते हैं, टाइम्स log 9 टू दी बेस 4 लिख सकते हैं, प्लस माइनस है और ये हो जाएगा 3 टाइम्स log 8 बेस 27 आर्गूमेंट। सर और क्या कर सकते हैं? सर ये तो बेस 2 और 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हुए यानी प्राइम नंबर्स हैं, और ज़्यादा ये अपने मल्टीपल या फैक्टर्स को नहीं लेके आएगा, लेकिन ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस 3। तो हम अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, अगर आप देखो ये लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर एंड 3 का, और ये क्या लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है 2 का क्यूब एंड 3 का। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होगी अभी तक, कि अगर बेस पे कोई पावर है और आर्गुमेंट पे कोई पावर है तो आर्गुमेंट की पावर तो मल्टीप्लिकेशन में जाती है, बेस की पावर डिवीजन में जाती है। ये प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, आपको याद होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर्गुमेंट पे पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में, बेस पे पावर है तो ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो आर्गुमेंट की पावर 2, बेस की पावर 2, दोनों 2/2 कैंसिल। तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें बट के लिए 2 की पावर 2 पावर 2, आर्ग्यूमेंट की पावर भी 2 है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट की पावर ये बेस हो गया, वो आर्ग्यूमेंट हो गया। तो आर्ग्यूमेंट की पावर 2 है, बेस की पावर भी 2 है, तो 2/2 कितना हो जाएगा कैंसिल, ये लॉग 3 टू दी बेस 2। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 3 टू दी बेस 2, ये 2 तो 2 ही रहेगा, बाकी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लॉग 3 टू दी बेस 2, यहाँ पे ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको लॉग 3 टू दी बेस हो जाएगा 1 + 2 3 टाइम्स लॉग 3 टू दी बेस 2 माइनस 3 टाइम्स लॉग 3 टू दी बेस। सर कैंसिल होके कितना आ गया नंबर। वीडियो को पॉज करिए, गो बैक जाइए, देखिए कि कहाँ पे आपको ऐसी डिफिकल्टी नज़र आ रही है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएट, देखो ये सारे क्वेश्चन हम उस लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, लेवल के लिए हमें अपने लिए करना है। अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं तो डेफिनेटली लॉग आपका बेस लेवल पे तैयार हो जाएगा।
ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, एक अब वही ट्रिक लगाइए। अब एक वही तरीका है, यानी जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन पे हमने क्या किया था, एक का बेस दूसरे का आर्गुमेंट में टेस्ट किया था। या तो ये वाला मेथड यूज कर सकते थे, और या तो ये कंप्लीट मेथड है आपके सामने, बेस चेंजिंग थ्योरम से यूज कर सकते हैं। सेम तरीका यहाँ पे भी लगेगा। अब चाहो तो एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में चेक कर लो, नहीं तो अब इसको ब्रेक कर लो। देखो ये वाला 15 यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला 5 यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऐसे ये चलता चला जाएगा। आप बोलोगे सर 100 तो नज़र नहीं आ रहा है, तो ठीक है 100 को मत यूज़ करो। फिलहाल तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log 15 टाइम्स 10, यानी एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में, यानी इसको इस्तेमाल करके एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में नजर आ रहा है, तो 15 से 15 कैंसिल, फिर 5 से 5 कैंसिल, ये क्या बचेगा, log 10 टू द बेस 100। ये दिख रहा है आपको भाई, एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट में है तो ये गायब हुआ, फिर बचा 5 और 10, फिर एक का बेस दूसरे के आर्ग्यूमेंट है तो वो भी गायब हुआ, तो बचा क्या 100 और 10। और अगर ये नहीं आ रहा है तो थोड़ा टाइम लो, आप इसको ऐसे ब्रेक करो और अपनी स्किल्स को गेन करो, और फिर आओ यहाँ पे, और फिर आप आगे देखो कि मैंने क्या बोला है। यानी इस तरीके से भी कर सकते हैं कि log 5 अपॉन जाएगा बेस चेंजिंग। ये कह रहा हूँ, इसी को हमने जज किया कि एक का बेस दूसरे का आर्गुमेंट में हो जाएगा तो गायब। और ये क्या बचा, एक का बेस दूसरे का आर्गुमेंट दिख रहा है तो 4 और 4 गायब। बचा क्या, जो चीज बची वो 9 आर्गुमेंट हो जाएगा, 3 बेस। 10 पे क्या रेस करें कि 100 आ जाए, 2। 3 पे क्या रेस करें कि 9 आ जाए, 3 पे भी रेस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 इंटू 2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। यानी क्वेश्चंस अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप थोड़ा कम समझ, माइंड माय वर्ड की कहीं ना कहीं, मैंने जब थ्योरी पे हम बात कर रहे हो, फिजिक्स पे बात कर रहे हो, मेथड्स पे बात कर रहे हो, है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा है, और वहीं पे आपको टाइम देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस वहाँ सीखने का पार्ट नहीं होता, वहाँ पे अप्लाई करने का पार्ट होते हैं, या हम जो बोल रहे होते हैं इसे सिंक्रोनाइज लेवल पे समझ ही पा रहे होते हैं। यही सारा गेम होता है, कर लिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कर लिया है क्वेश्चन और, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बेस चेंजिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस, आर्ग्यूमेंट LHS तो ये लिखा हुआ है, LHS तो शॉर्ट फॉर्म में है, तो कभी भी बड़े एक्सप्रेशन छोटे एक्सप्रेशन जाना आसान होता है, कॉन्ट्रास्ट टू छोटे एक्सप्रेशन से बड़े एक्सप्रेशन। ये हमेशा याद रखो कि बड़े एक्सप्रेशन छोटे एक्सप्रेशन ज़्यादा आसान, ठीक है। तो अगर हम देखें लॉग, यहाँ पे नोटिस करें कि RHS वाले एक्सप्रेशन, तो RHS से ठीक है, RHS में क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन और इजी लेवल पे सॉल्व, आपको यही चीज़ सोचनी है। और इस सोच को डेवलप करने के लिए और इसी चीज़ को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसी चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखनी है कि लॉ की वो सारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो, तो कि हम अप्लाई इजी लेवल पे कर पाएँ, उसको अच्छे लेवल पे सीख पाएँ, और अच्छे से उसको हम अप्लाई कर भी पाएँ। आपकी इच्छा है, आप LHS से भी जा सकते हो, आप RHS से भी जा सकते हो। यानी अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, अगर हम LHS को भी देते हैं, तो अगर हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएं, बेस चेंजिंग लगाएं यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन log x ए बी, कोई इशू। यानी हमने LHS से स्टार्ट किया, हमने LHS को लिया, LHS से, लेकिन हमें तो x को उधर लेके जाना है, लेकिन आर्गुमेंट मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं और a और b को सेपरेट करना है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, सर इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग x, बेस ए पे लिखा है, सॉरी बेस x पे लिखा हुआ a, और बेस x पे b, एप्लीकेशन में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बेस चेंजिंग थ्योरम से हमें तो चाहिए a का बेस, बेस चेंजिंग थ्योरम से हमने फिर इसको a के बेस पे लिख लिया, 1 अपॉन log x टू दी बेस a प्लस 1 अपॉन log x टू दी बेस, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन पर चला जाएगा, क्या आ जाएगा log
एक्स बेस ए लॉग एक्स टू दी बेस बी, यानी जो RHS में लिखा है वही आ जाएगा एलसीएम में। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ये बहुत इजीली हमारा, तो ऐसा लिख सकते हैं जैसे भी, मतलब आप RHS से LHS में जाना चाहो, बेस चेंजिंग, यानी बेस चेंजिंग का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंटली हेल्प करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा सा इजी लेवल पे समझते हैं चीज़ें कैसे कैसे। गेट द फॉलोइंग इक्वेशन, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे और इस इक्वेशन में हमें LHS से RHS में जाना है, बेस चेंजिंग थ्योरम को दिमाग में रखते हुए काम करना है। एक का बेस दूसरे के आर्गुमेंट में नज़र आ जाए वो नोट डाउन करनी है, या फिर हम कुछ और चीज़ भी सोच सकें इसी। LHS से अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम LHS में यहाँ पे देखें तो आर्ग्यूमेंट सबके n n n है। अगर हम LHS को ही इस्तेमाल करें तो आर्ग्यूमेंट सबके n n n है। आर्ग्यूमेंट को हमने बेस बना दिया 1 अपॉन log a टू द बेस n डिवाइड बाय 1 अपॉन बेस n प्लस प्लस आ रहा है बीच में, फिर आ जाएगा 1 अपॉन a टू द बेस n डिवाइड बाय बेस n, राइट। लास्ट वाला जो 1 अपॉन लॉग e टू दी बेस n मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन, अगर आप इनका एलसीएम ले लोगे ए बी ए सी बी सी, तो ए बी सी एलसीएम आ जाएगा। और ध्यान से देखो ए बी सी एलसीएम आ जाएगा, लॉग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा, सी एलसीएम आ जाएगा और सी बी एलसीएम आ जाएगा लॉजिकली। यहाँ पे क्या मिसिंग भाई, ए यहाँ पे है, बी भी नहीं है, सी नहीं है, ए और बी है, सी नहीं है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा एलसीएम लेने। एलसीएम है सिंपल एलसीएम, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे ए है सी नहीं है तो बी आ जाएगा, और ये थर्ड वाले पार्ट में क्या नहीं है, बी और सी है तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम है, लॉग एडिशन में है, बेस सेम होता है, लॉग एडिशन में होता है तो क्या होता है, उनके आर्गुमेंट मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा, ए बी सी। शायद हमें यही प्रूफ करना है, यही यहाँ पे है हमें, ये लॉग क्या हो जाएगा, हमने इसको लिख सकते हैं लॉग ए बी सी। ठीक है, लॉग ए बी सी, ये हो जाएगा आपका लॉग n टू दी बेस, लॉग a टू दी बेस n, लॉग b टू दी बेस n एंड लॉग c टू दी बेस। अब बेस चेंजिंग थ्योरम वापस से लगाओ, यानी बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना है कि हमें ए बी सी लॉग n टू दी बेस ए बी सी, लॉग ए बी सी टू दी बेस n है, तो अगर हम बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करेंगे फिर रेसिप्रोकल में चला जाएगा, और ये चीज़ का हर पार्ट को हम बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो ये न्यूमरेटर, यानी यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यही होगा, ये प्रूफ होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंटली देखो कि इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ गया। और यहाँ से अगर हम ए और एन को इंटरचेंज करें, ए और एन को इंटरचेंज करेंगे तो ये आ जाएगा रेसिप्रोकल, यानी उल्टा ऊपर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इसी लेवल पे आपको तैयार करते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो। बेस चेंजिंग थ्योरम आपको समझ में आ रही है। अब यही एक्सप्रेशन किसी बड़े से क्वेश्चन में हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके आपको बस ये लिखना होता है, और अगर ये लिखना आता है तो बड़े से क्वेश्चन, एडवांस से क्वेश्चन आपके इजी लेवल पे आसान होने। और देखते हैं कुछ को सिंप्लीफाई करके इसे। अच्छा, ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम नेचुरल प्रॉपर्टी भी कहते हैं लॉग की, यानी किसी भी दुनिया के कोई भी नेचुरल नंबर को, जो कि नेचुरल नंबर है या कोई भी एक्सप्रेशन, हम लॉग के टर्म्स में लिख सकते हैं। यानी लॉग लिखा नहीं था वहाँ पे, लेकिन हमने खुद लिख लिया। यानी कोई 2 है, लेट अस सपोज 2 है, अब मैं चाहता हूँ कि 2 किसी तरह लॉग में डाल दूँ, लॉग है नहीं है लेकिन फिर भी डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, 5 के ऊपर पावर लिखो, ये बेस 5 लिखो और इसको 2, ये दोनों बराबर होगा। सर कैसे होगा, बहुत इजी एक्सप्रेशन है, यानी इसी को आप 2 मिनट के लिए, यानी इस एक्सप्रेशन को a टू दी पावर
एन टू दी बेस ए को आप एक्स मान लो। ए पे एक्स रेस करने पे हमें क्या मिलेगा, ए पे यानी अगर आप नोटिस करो, अगर हम इसको उधर लेके चले जाएं, यानी दोनों तरफ आप लॉग ले लो, दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लोगे बेस ए पे, तरफ अगर आप लॉग ले लोगे बेस ए पे ये पावर रेज हुई तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई, ये पावर है ना बेस के ऊपर, ये पावर तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गई, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई, बचेगा क्या, लॉग बेस और आर्ग्यूमेंट सेम। यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा। अब बेस अगर सेम है तो उनके आर्गूमेंट इक्वल होंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से एन के बराबर हो जाएगी, ये तो 1 हो गया। ये दोनों से यहाँ से अगर log x टू दी बेस है log n टू दी बेस है, दोनों से का क्या मतलब हो रहा है कि x की वैल्यू n के बराबर हो रही है, यानी ये किसके बराबर आ रहा है, n के बराबर का प्रूफ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यानी ये फर्स्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी नंबर है तो आप उसको अपनी मन पसंदीदा लॉग की टर्म्स में लिख सकते हो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी, क्वेश्चन एक ही आइडिया लगेगा कहाँ पे हमें कौन सा बेस यूज करना है, कब 5 यूज करना है, कब x यूज करना है, ये यूज करना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ये वाला स्टेप आसानी से यूज करके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सर ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि कब कौन सा स्टेप यूज करना है, कब कौन सा स्टेप यूज नहीं करना है, ये कैसे यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है, ये हमारे दिमाग में ऐसे आएगा जब हम सेम साइड टाइप्स ऑफ बहुत अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं और उसको अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, और जब हम बार बार उन चीज़ को थ्रू करते हैं तो वो हमारे इनबिल्ट हो जाती है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जब आपने पहली बार देखा था तो आपको कभी भी ये नजर नहीं आता था कि 1 भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, लेकिन क्लास 11th और 12th में आप पहुंचने के बाद आपको कहीं 1 नजर आता है तो आप फौरन बोल देते हो कि सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। क्यों बोल सकते हो कि अब आपके इंस्टिंक्ट में है, ब्लड में वो चीज़, धीरे धीरे वो चीज़ें अपने लेवल पे तैयार की जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम प्रॉपर्टीज और लॉगरिदम को जब मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान में रखना है। इसका एप्लीकेशन ये है, किसी भी एक्सप्रेशन को आप लॉग में कन्वर्ट। दूसरा बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट की फॉर्म है, यानी लॉग अगर कहीं एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, यहाँ पे देखो whenever the log is in power, whenever the log is in power this property is both the property। जब भी आपको log पावर में नजर आए तो ये प्रॉपर्टी आपके काम आ सकती है। और वो कैसे काम आएगी, देखो ये वाली प्रॉपर्टी तो मैंने समझा दी, ये वाली प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ये और ये, यानी ये वाला जो बेस है और ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है इंटरचेंजेबल, यहाँ पे ये करेक्शन है। इस चीज़ को हम आपको मैं समझा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में इस प्रॉपर्टी लिख देते हैं ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने ए के ऊपर हमने ये एक्सप्रेशन रेस किया तो अब ए और आर्ग्यूमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा, ये बेस अब आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और ये आर्ग्यूमेंट बेस बन जाएगा, बाकी चीज़ें से ठीक है ना। यानी अगर ये सी और ए भी बराबर हो जाए, लेट अस सपोज और ए भी बराबर हो जाए तो आंसर बी हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, यानी उसका स्पेशल केस, यानी सी और ए को बराबर कर तो ये 1 हो जाएगा तो आंसर बी हो जाएगा, यानी ए टू दी पावर ए एन। ये तो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी, ये एन ही हो जाता है, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी बनाने के लिए काम आती है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 3 के ऊपर log 5 टू दी बेस 9 है, पहला दिमाग तो ये जाएगा कि भाई ये 3 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 5, ठीक है। ये पावर जब भी बेस पे पावर आता है वो डिवीजन में चला जाता है, 1/3 लिख सकते हैं। और जब भी लॉग के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है, ये डिवीजन में चला गया ना, ये पावर 2 था, सॉरी यहाँ पे ये पावर 2। अब जब भी लॉग के साथ पावर मल्टीप्लिकेशन में होता है, लॉग के साथ पावर जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर चला जाता है, यानी पहले 3 की पावर 2 था, 2 डिवीजन में आया बाय 2, 1/2 मल्टीप्लिकेशन में था लॉग के साथ तो आर्ग्यूमेंट के ऊपर रेस कर गया। अगर आप इसको 2 मिनट के लिए सोचो कि आर्ग्यूमेंट है, ये दोनों सेम होने की वजह से आंसर को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करिए, ए की पावर log n टू दी बेस ए है,
बेस लेवल के ऊपर अगर आप जाके देखोगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। अगर आप इसको अच्छे लेवल पे नाइस कर पाओ और धीरे धीरे चीज़ों को नोट डाउन करते हुए लिखते हुए प्रैक्टिस कर जाओ, ये हमेशा के लिए याद टूल की तरह काम आ रहा है। कोई हार्डकोर कंसेप्ट नहीं है, एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए, आईक्यू नहीं चाहिए, बस हार्डकोर प्रैक्टिस चाहिए कि हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें तो जैसे हमारा बेस लेवल तैयार हो जाए, ताकि जब 12th में हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हों या हम कोई क्वेश्चन में ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हो, वहाँ पे हमारे लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा ये क्या पूछ लिया, कुछ नहीं पूछा, बहुत सिंपल सा है। एक एक चीज़ें को देखेंगे। 121 टू दी पावर 1/3, अगर आप देखो 121 टू दी पावर 1/3 और 8 के ऊपर हमने रेस किया हुआ है। और अगर आपको लॉ की कोई प्रॉपर्टी याद हो और लॉ की कोई प्रॉपर्टी इस लेवल पे याद हो कि हमने ये चीज़ अगर हम नोटिस करें कि हमें किसी तरह ए टू दी पावर लॉग एन टू दी बेस ए यूज़ करना है, या फिर हमें दोनों तरफ हमें इंटरचेंजिंग वाली प्रॉपर्टी करना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 10 सेकंड के लिए पॉज लीजिए और सोचिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन एकदम आसान लेवल पे सिंप्लीफाई हो जाए, बहुत इजी लेवल पे। देखो यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है आपको, ये 2 नज़र आ रहा है और 8 में भी 2 होता ही है। ये 1/3 नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे 1/3 है। तो पहले जो पहला स्टेप मेरे दिमाग में आ रहा है, पहला स्टेप लिखना। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस हम पहला स्टेप ही नहीं लिख पाते, तो ऐसा क्या करें कि हमारा क्वेश्चन लग जाए। इंपॉर्टेंट बात होता है कि फर्स्ट स्टेप लिखो, सही हो या गलत हो वो प्रिडिक्टेबल है, वो बाद में डिसाइड करें। लिखे तो सही, कुछ तो लिखें, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग में फर्स्ट क्लिक आ रही है, वो फर्स्ट थॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे दिमाग में जो फर्स्ट चीज़ क्लिक है वो ये क्लिक हो रही है कि हम इस 8 को 2 मिनट के लिए 8 ही रहने देते हैं। पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें तो ये 1/3 हो जाएगा, लॉग 121 टू दी बेस 2 प्लस 1/। अब अगर हम इस 8 को, मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि ये 3 लिख सकते हैं, पावर 3, ठीक है। और इसके ऊपर ये पावर 1/3 कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा लॉग 121 टू दी बेस 2 प्लस 1। आप देखोगे तो ये बहुत सिंपल नज़र आ रहा होगा आपको अभी। और ये 3 और ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं पावर लॉग 121 प्लस 1। अब 2 की पावर, अगर दो एक्सपोनेंट आपके एडिशन में तो हम सेपरेट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी तो पता ही है। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर लॉग 121 टू दी बेस 2 एंड 2 की पावर 1। अब ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर ये बेस और ये चीज़ दोनों बराबर हो तो ये सिर्फ 121 बचेगा, इधर आ जाएगा 121 इंटू, आंसर आ जाएगा 250। ट्राई करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा। अब ये चीज़ किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकता है, सम ऑफ फॉर्म में, किसी और फॉर्म में। यही हमें सीखना होता है कि हम किस तरह से एप्लीकेशन मोड में जाकर सॉल्व करें। जिस दिन आप सीख जाओगे उसी दिन आपके लिए चैप्टर बहुत आसान पे होने। ये चीज़ एक बार देखिए, अगर आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए और समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में लगना भी नहीं चाहिए। और अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी डिफ़िकल्टी लेवल अभी है। देखेंगे 81 की पावर 3 आ रहा है, 81 आ रहा है, बहुत ईजी है। कोशिश ये करनी है कि 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, ये 81 हो गया। 81 को लिखा, बस हमने ब्रैकेट को लिखा है 81 की पावर 4, और ये हो गया लॉग 5 टू दी बेस 3। अब ये जो पावर है, इस पावर 4 को मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, पावर 4 लॉग 5 टू दी बेस 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 4 5 पे रेस करा सकते हैं क्योंकि लॉग के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो आर्ग्यूमेंट के इसमें चला जाता है, वो आर्ग्यूमेंट की पावर पे चला जाता है। अब ये चीज़ सेम है तो ये आंसर क्या होगा, 5 की पावर 4 दैट इज 620, आंसर हो जाए। आप बोलोगे सर ये क्या, यहाँ से यहाँ क्या किया है, यहाँ से यहाँ अगर हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूज़ करिए, अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो तो अच्छी बात है।
हमने एक क्लास 8 में एक प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, x की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर mn। ये आपका m है, ये आपका n है। क्या कर दिया? भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार बेसिक स्किल्स को डेवलप करिए, क्योंकि सेशन लंबा हो गया है। 1-1.5 घंटे में एक ही क्लास में सारा लॉग पढ़ लेना इतना आसान नहीं होता। हमने जिस लॉग को 10 दिन में स्कूल या क्लासरूम में पढ़ा था, उसी लॉग को हम वन शॉट में पढ़ने जा रहे हैं ताकि हमारा बैकलॉग खत्म हो जाए। तो ये इतना आसान नहीं, इसलिए आपको अपने लेवल को भी ध्यान में रखते हुए वीडियो को बार बार पॉज करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएट द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सेम लेवल पर है, 81 है और 1/2 log बाई 5 है। तो हम ये 81 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस 81 को हमने चेंज किया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इजी करा। तो इस 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 सकते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और बेस चेंजिंग थ्योरम से हम इसको रेसिप्रोकल उल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये वही चीज़ हो गई, 3 की पावर 4 log 5 टू दी बेस 3। ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन, बस हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पूछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग देखते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इवैल्यूएशन की क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आपको टाइम लेते हुए थोड़ा सा अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है ताकि चीज़ें आपके लिए आसान रहें। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है भाई उस लेवल पे आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चीज़ें अभी भी डिफ़िकल्ट है तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके ही आगे बढ़िए। सारी चीज़ें एक ही बार में सीख लेना भी आसान नहीं होता है, हजम करना कई बार मुश्किल। ये मेरे दिमाग में जो चीज़ यहाँ पे क्लिक कर रही है, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लिकेशन में है। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लूँगा 27, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये लॉग के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा लॉग 5 लॉग 13 टू द बेस 5 लॉग 9 का स्क्वायर दैट इज 80। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 लॉग, और इसको हम अब बेस चेंजिंग थ्योरम लगा सकते हैं, यानी 81 को बेस बना सकते हैं। अगर आप देखोगे तो बेस चेंजिंग 5 को हटा दिया, 1 को हमने बेस बनाया, 13 को आर्ग्यूमेंट बनाया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ये वाली प्रॉपर्टी यूज़, यानी रिवर्स आ रहे हैं, यहाँ पे उल्टा आ रहे हैं, RHS से LHS में आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ 5 को गायब किया, सी की वैल्यू को 5 को गायब करा। अब ये 27 हो गया, 18 हो गया, तो लिखा 3 का क्यूब और इसको लिखा 3 की पावर 4। भाई लॉग 81, अगर बेस 81 है तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और अगर बेस पे कोई पावर होती है तो वो 1/4 मल्टीप्लाई डिवीजन में चली जाएगी, तो ऐसे लिखा जा सकता है। यही चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी 3 इंटू 1/4 लॉग 330, ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 जो कि उधर चला जाएगा, यानी लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 की पावर 3/4। तो अगर आप देखोगे ये 3/4 इसकी पावर पे चला जाएगा। अब ये और ये सेम है तो आंसर कितना हो जाएगा? 13 की पावर 3/4 इज द आंसर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आगे भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे, देखो आपको समझ में आ रहा है कि बेस चेंजिंग थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये हेल्प करती है कि सारा खेल सब कुछ बेस चेंजिंग रिलेटेड हो रहा है। आगे जाके हम और क्वेश्चंस को देखेंगे। अच्छा, अब इक्वेशंस पे आ जाते हैं। अच्छा, इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपको डोमेन का ध्यान रखना है। बाकी सिंपल है, इक्वेशन का रूल बहुत सिंपल है। रूल ये कहता है कि अगर लॉग e टू दी बेस ए सी के बराबर है, a टू दी पावर c के बराबर होगा। लॉग की बेसिक डेफिनेशन, a 1 नहीं हो सकता है और a पॉजिटिव होगा और b भी। ये ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। ये तो इक्वेशंस का रूल हो गया। और इसी तरह इनइक्वालिटी के अंदर भी, अब जो हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी के अंदर यानी लॉगरिथम इनइक्वालिटी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना। रूल ये कहता है कि अगर लॉग बेस ए इज ग्रेटर देन लॉग बेस ए सी है,
और ये ध्यान रखना, अगर इफ ए 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, वैसे कि वैसे ही रहेगा, यानी ये इम्प्लाई करेगा कि से बड़ा होगा, प्रोवाइडेड कि आपका ए 1 नहीं होगा और ए बी, यानी ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और सी भी। ये तो डोमेन की कंडीशन है, इसको रेस्ट्रिक्शन कहते हैं, कंस्ट्रेंट कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन से, यानी ये चीज के लिए नेसेसिटी कहते हैं। चलिए याद रखो, ये जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो लॉ डिफाइंड नहीं होगा, जो हम लेक्चर की स्टार्ट में डिस्कस। लेकिन अगर लेट अस सपोज ए की वैल्यू 1 से छोटी हो तो ऑब्वियसली 0 से बड़ी तो बड़ी होनी पड़ेगी, अदरवाइज तो लॉ ही डिफाइंड नहीं होगा, तो फिर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? इसी चीज़ को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और एक दूसरा तरीका भी है तो याद रखने में, अगर आपको जैसे लॉग का कई बार एक्सप्रेशन ऐसे भी दिया होता है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये ऐसे है, यानी ए पे सी रेस करेंगे तो हमें बी मिल जाए। लेकिन अगर व्हाट इफ कि अगर ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में ऐसे है, तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, यानी ए पे, यानी बी की वैल्यू क्या आ रही है? बी ए पे सी रेस करेंगे, बी किसके बराबर आता है? ए पे सी रेस करने पे बी आ रहा है, तो बी को बी की तरह लिखा। ये इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहेगा अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा अगर ए की वैल्यू छोटी है 0 से, यानी ये इनइक्वालिटी का दूसरा फॉर्मेट, या तो ये याद रखिए आप, या ये, दोनों तरीके हैं इनइक्वालिटी में। यानी अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी, लेकिन अगर बेस 1 से नहीं है, यानी 1 से बड़ा है, का साइन ये एज इट इज रहेगा। इक्वेशन में तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, इक्वेशन में तो b इज इक्वल टू ए की पावर c, इक्वेशन में तो इक्वालिटी होल्ड करानी होती है, तो ये चीज़ तो एज इट इज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर ये साइन इक्वालिटी का ना हो कि ग्रेटर देन हो जाता है, ये एज इट इज होगा या एज इट इज होगा, डिपेंड करता है कि ए अगर 1 से बड़ा है या ए अगर 1 से, बस ये याद रखना। और सिंपल सा लॉजिक है, और इसी लॉजिक को हम अप्लाई करते हुए कुछ जल्दी जल्दी ले लेंगे। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2, हम इसको ले लेंगे 2 प्लस इज लॉग 2, इसको उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में आएगा तो log 2 हो जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन 8। भले भाई ये जो LHS में लिखा हुआ था log 8 टू द बेस 2, RHS में आया सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में गया तो log के साथ डिवीजन जाएगा, बेस सेम है। अब 2 पे 2 रेस करेंगे तो ये मिल जाएगा, यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 2 पे 2 रेस करेंगे आर्ग्यूमेंट x प्लस 5 अपॉन 8, कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32, यहाँ से आ जाएगा 32 इक्वल्स टू 3x प्लस 5, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 माइनस करेंगे तो 27, तो 27 अपॉन 3, तो x की वैल्यू 9, और 3x प्लस 5 की वैल्यू तो उससे बड़ी भी होनी चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर हम x की वैल्यू 9 रखते हैं तो 3 9 से 27 प्लस 5 32 बड़ा हो रहा है, यानी ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। ये रिजेक्ट करने वाला सीनारी भी बहुत इंपॉर्टेंट, कब रिजेक्ट होगा? रिजेक्ट कब होगा? जब ये चीज़ यानी 3x प्लस 5 पॉजिटिव होना चाहिए, अगर 3x प्लस 5 पॉजिटिव नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, यानी ये तो हमें समझ में आ रहा है कि x प्लस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए और x प्लस 3 भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी आंसर आएगा उसको रखने के बाद x प्लस 1 पॉजिटिव आना चाहिए, उसको रखने के बाद x प्लस 3 पॉजिटिव आना, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर हम इसको लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, बेस सेम है, जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1, क्या कहते हैं? सिंपल है, ठीक है। x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1। अब 3 पे हम 1 रेस करेंगे तो ये मिल जाना चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो किनको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 की पावर 1 आ जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल तो रख रहे हैं तो पॉजिटिव है, तो ये आंसर तो एक्सेप्टेड। -4 रख रहे हैं तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। x इक्वल टू -4 आंसर नहीं हो। अब x इक्वल टू -4 रिजेक्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। x इक्वल टू -4 इसलिए रिजेक्ट हो रहा है कि x इज जो रख रहे हैं log 1 टू द बेस 3 कितना होता है? 0, ठीक है।
लेकिन x इज इक्वल्स टू -4 रखने से log x प्लस सी अनडिफाइंड हो रहा है। ये x की वैल्यू, x प्लस सी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना। -4 प्लस सी कितना होता है, -1 डिफाइंड हो रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, सिर्फ यही आंसर होगा। इस पे आ जाते हैं तो 3 पे। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ याद रखो कि ये पूरा आर्गुमेंट है, यहाँ पे log x टू दी बेस 2 ये ही पूरा पॉजिटिव होना। अब 2 बेस जो है 2 बेस 1 से बड़ा है, x की वैल्यू 2 की पावर 0 से बड़ी होनी चाहिए। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा कि x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 आता है। अब क्योंकि बेस 2 से 1 से बड़ा है ना, अगर हम ये वाली इनइक्वालिटी वाली कंडीशन आपको याद है, x की वैल्यू की पावर 0 से भी बड़ी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। यानी अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है ना, तो यानी नेसेसरी कंडीशन है। और यह वाला x तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होना चाहिए। जब x 1 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली x पॉजिटिव ही होगा। तो ये वाला डोमेन तो अंदर वाला डोमेन, अंदर वाले लॉग के लिए डोमेन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, अंदर वाले लॉग के लिए डोमेन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई। यानी जो भी आंसर होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा आंसर नहीं है, सिम्प्लीफाई करते हैं, 3 पे 2 रेस करेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ से बनेगा लॉग बेस x, लॉग x टू दी बेस 2, 3 पे 2 रेस करेंगे, 3 पे 2 रेस करेंगे तो 9, और फिर x कैसा आ जाएगा, 2 पे 9 रेस करने पे आ जाएगा, पे 9 रेस करेंगे तो x आ जाएगा। बात हो गई, हाँ, आंसर हो गया। अब 2 पे 9 रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 9 इज द आंसर। 2 की पावर 9 1 से बड़ा होता है क्या भाई, बिल्कुल सर, 2 की पावर 9 1 से बड़ा होता है। ठीक है, ये पॉइंट इनइक्वालिटी के पॉइंट से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये चीज़ आपको, ये चीज़ हमने बोला है ना, यानी इस लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, एक बार हम देख लेते हैं कि सर ये क्या किया है यहाँ पे, एक बार वापस समझा दूँ। तो अगर आप देखोगे लॉग लॉग 3 लॉग, ये हमारा इस लॉग के लिए आर्गुमेंट है, इज इक्वल्स टू पावर 2 था। मैं ये बोल रहा था लॉग, इस लॉग के लिए ये आर्गुमेंट है ना, तो ये पॉजिटिव होना, अदरवाइज ये पॉजिटिव नहीं होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये हम बोल रहे थे। मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि लॉग ए, लॉग बी टू दी बेस ए इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन ए टू दी पावर सी होगा अगर ए 1 से बड़ा होगा, और बी इज लेस देन ए टू दी पावर सी अगर ए 1 से या 0 से। यहाँ पे देखोगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बहुत इजीली कर रही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, 2 1 से बड़ा होता है तो x लिखेंगे, पावर 0 1 से, ये बड़ा आना चाहिए इस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि x 2 की पावर 0 1 होता है तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो भी आंसर होगा 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमने 3 के ऊपर 2 रेस किया तो हमें ये मिलना चाहिए, यहाँ से ही हो जाएगा log x टू दी बेस 2। अब 3 के ऊपर 9 रेस करेंगे तो हमें x मिलना चाहिए, सॉरी 2 के ऊपर हम 9 रेस करेंगे x मिलना चाहिए, और x 1 से बड़ा है। ये सिंपल से लॉजिक्स हैं, याद होना। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। लॉग 5 बेस 5 में नज़र आ रहा है इक्वल्स टू 2, कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हिट करें। तो सबसे पहली बात तो अगर आप नेसेसरी कंडीशंस की बात करो, नेसेसरी कंडीशंस ये हैं यहाँ पे कि अगर हम बोलें सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स प्लस 1 भी आपका पॉजिटिव, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स प्लस 1 आपका पॉजिटिव होना, ये चीज़ तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब ये कहाँ पे आ गई, ये चैप्टर नंबर 1 जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना जानते हो कि कैसे करेंगे, नहीं जानते हो तो जाके वीडियो को देखो, इसका इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन देखना है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आउटसाइड द रूट पॉजिटिव होता है, -1 और तो यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट ये बनेगा, और ये -1 से बड़ा, -1 से एक्स वैल्यू बड़ी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0 से बड़ा, यानी दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट 0 से बड़ा हो जाएगा। यानी कॉमन सॉल्यूशन सेट अगर आप देखोगे, यानी डोमेन जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो 0 से बड़ा, यानी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है
सेटिस्फाई करेगा और ठीक है, ये डोमेन आ गया। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं होती, कई बार डोमेन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हमारे चारों ऑप्शन एक्स की पॉजिटिव वैल्यू बड़ी आ रही है तो चारों आंसर हो सकते हैं। कई बार डोमेन निकालने से आंसर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम, डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। बेस सेम है, बेस 5 पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स प्लस 1। अब हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्या बनेगा, आराम से आपने वो नेसेसरी कंडीशन अप्लाई कर रखी है। 5 पे 2 रेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 25 एक्स माइनस 25 फिजिक कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 25 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, एक्स इज इक्वल 5 एंड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। 25 इज द आंसर। ये एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 क्यों रिजेक्ट हो रही है भाई, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 क्यों रिजेक्ट हो रही है, ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये हमने डोमेन रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन, इसलिए ये ठीक है। ये लॉग का थोड़ा सा ग्राफ होता है, लॉग के ग्राफ को हल्का सा आइडिया रखना होता है। बाकी ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है इनइक्वालिटी के पॉइंट। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग के बारे में हम इन डेप्थ बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉग की इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यहीं से डिराइव हुआ है। देखो लॉग का जो डायग्राम होता है, अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो कुछ ऐसा होता है, ये आपका बेस ए ले लेते हैं और ये एक्स ले लेते हैं, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। जब एक्स की वैल्यू हम 1 रखेंगे ये 0 हो जाए, यानी अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे, ये 0 कब होगा, एक्स इंटरसेप्ट 1 पे होगा। तो आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ा रहे हो, मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, x1 पे और x2 पे जो वैल्यू आ रही है लॉग की, तो ये अगर आप देखोगे ये वैल्यू हो जाएगी लॉग x2 पे से, और ये वैल्यू हो जाएगी लॉग x1 टू दी। कौन बड़ा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है ज़्यादा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 पे लॉग की वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि लॉग ए x2 इज ग्रेटर देन लॉग x1 टू दी बेस है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो x2 भी x1 से बड़ा होना चाहिए। यही इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, कि अगर ये इनइक्वालिटी है लॉग x1 टू दी बेस ए इज ग्रेटर देन x2 या x2 दी बेस इज ग्रेटर देन x1, तो x2 x1 से बड़ा होगा अगर बेस 1 से बड़ा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होता है कि लॉग बेस 1 से छोटा है तो डायग्राम उल्टा बनता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यानी जब हम x1 को बढ़ा रहे हैं, x1 से जा रहे हैं, फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये देखो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी जैसे आप इधर जा रहे हो, एक्स एक्सिस पे बढ़ा रहे हो, x1 से x2 पे आ रहे हो, तो लॉग घट रहा है और की वैल्यू घट रही है, तो होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सिंपल सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में आपको क्या जज करना होता है, सबसे पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में आपको देखना होता है कि बेस 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा। अगर बेस 1 से बड़ा है बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। यानी अगर आप देखोगे, अगर इसमें नेसेसरी कंडीशन हम अप्लाई कर दें, ये है कि x माइनस 1 पॉजिटिव है। अब बेस 1 से बड़ा है क्योंकि लिखा x माइनस 1, अगर हम इसको लिखें x माइनस 1 और 2 की पावर 1, लेस देन ही आएगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं। बेस 1 से बड़ा है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 लेस देन, कितना हो जाएगा, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन, और x माइनस 1 ये तो नेसेसरी कंडीशन है, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, x की वैल्यू 1 से बड़ी भी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से छोटी, तो इंटरसेक्शन कॉमन ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, पार्ट ये आ जाएगा। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा, वो हो जाएगा x बिलोंग 1 कॉमा। लॉगरिथम इनइक्वालिटी सॉल्व करके क्या आ रहा है, x माइनस 1, x माइनस 1 किसके बराबर होगा, 2 पे 1 रेस करेंगे, 2 पे 1 रेस करेंगे तो ये मिलेगा, वो हमने लिख दिया था। ये इनइक्वालिटी कैसे जज हुई कि बेस जो था
बेस जो था, बेस वो 1 से बड़ा था, इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो x माइनस वन इज लेस देन पावर 1, उधर गया, तो उन्होंने 1 ऐड किया तो x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 1। ये कैसे आ रहा था, डोमेन से आ रहा था। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा। इन डोमेन और लॉगरिथम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन, क्या आंसर होगा। सिंपल है, बहुत लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, और ज़रा सा आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको हिट कर जाएगा। और अगर नहीं आ रहा तो आप पॉज करिए और वीडियो को सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है, आपकी स्किल को चेक करेगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। और ये सॉल्व हो जाए मतलब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अलजेब्रा की काफ़ी चीज़ें। अगर यहीं पे कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें लॉक और फोकस है, यानी बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको लैम्डा मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लॉग माइनस सी इक्वल्स टू, इसके बराबर है लॉग बी लॉग ई माइनस लैम्डा मान लेते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो एक एक चीज़ को इक्वेट करो। लॉग एक इसके बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स बी जाएगा। इसको अगर हम लैम्डा के डायरेक्टली इक्वेट करें, लॉग ए तो एज इट इज रहेगा एल एच एस में, माइनस सी क्रॉस मल्टीप्लाइड हुआ लैम्डा से, ठीक है। अब लॉग की बेसिक डेफिनेशन, इसको हम आर्ग्यूमेंट ई ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ई इसका सॉरी इसका बेस हम ई ले लेते हैं। मान लेते हैं कि लॉग का बेस ई गिवन है, सपोज 2 मिनट के लिए, इससे कोई समस्या नहीं होगी। आप 10 भी ले सकते हो, आप इसको 10 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर 10 आपको लेना है, मैंने आपको पहले बता दिया लॉग का बेस नहीं गिवन है तो 10 मान लिया करो, वरना एल के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग का बेस ई हो जाता है। यहाँ पे 10 पे ये रेस करेंगे तो ये मिलेगा, यानी ए कैसे मिल रहा है, 10 पे लैम्डा टाइम 10 की पावर लैम्डा माइनस बी माइनस सी, लैम्डा टाइम बी माइनस आ रहा है, यानी ए की वैल्यू आ रही है। सेम लॉजिक से अब आप ये इसको देखो, यानी अगर आप देखोगे लॉग बराबर हो जाए लैम्डा टाइम सी, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 पे, ये लॉग का बेस 10 है यहाँ पे, तो 10 पे हम लैम्डा टाइम सी माइनस ए रेज करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये एग्री। और इसी तरह सेम लॉजिक से यहाँ से लॉग सी किसके बराबर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ए माइनस, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर लैम्डा टाइम्स ए माइनस, ये हमारे पास ए बी सी। बट वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, वैल्यू ए बी सी हमें प्रूव करना था 1 के बराबर, कर देंगे ए की पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा सी मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर कितनी है लैम्डा सी माइनस लैम्डा ए मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू कितनी है लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी। अब क्योंकि तीनों के बेस सेम है 10 10 10, क्योंकि बेस अगर हम सेम रखेंगे तो तीनों ऐड हो जाएंगे, लैम्डा बी से कैंसिल, लैम्डा ए से कैंसिल, यानी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। जब एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर 0 आ जाएगा, और ये बेस सेम है ना, तो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे 10 की पावर 0 इसका 1। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन, बहुत इजी गोइंग। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि कैसे अलजेब्रा को, चैप्टर हमारा फिनिश पे है। फिनिश होने का मतलब ये नहीं है कि हमने लॉग सब कुछ पढ़ा, हमें लॉग ऐसा नहीं, लॉग तब तक नहीं आता, कोई तक नहीं आता तक हम के 100 से 150, और यही हमारा टारगेट होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 100 से 150 क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं, पूरे आपके IIT JEE के कैरियर के अंदर। IIT JEE सिलेक्शन के अंदर किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो ये है कि आप 100 से कर लें 2 साल के, जो भी आपके IIT JEE के लॉग आपने बेस लेवल पे समझा, आपने इसके इजी क्वेश्चंस को हिट किया, मेंस लेवल पे गए, जब 12th में जाएंगे और क्वेश्चंस आएंगे, टेस्ट में आएंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई क्वेश्चन टीचर देगा, कोई क्विजेज में आएंगे, ऐसे करते 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 वो सारे क्वेश्चन जमा हो जाएंगे, तो आपका लॉग तैयार हो जाएगा।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे भूल जाते हैं अपनी IIT JEE के प्रिपरेशन में, वो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे देखिए लॉग का ये चीज़ जो है ये लॉग का आर्ग्यूमेंट है। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट 2 - x है। तो अगर आप नेसेसरी कंडीशन के बारे पर बात करो तो पहली नेसेसरी कंडीशन तो ये लग जाएगी, तो लॉग 0.1 बेस हो गया 2 - x, ये भी पॉजिटिव होना, और 2 - x भी क्या होना चाहिए, -x भी, -x अंदर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट, और ये पूरा बाहर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट है, पॉजिटिव होना चाहिए। अब 2 - x, अब यहाँ पे इनइक्वालिटी को यूज करना है, 2 - x आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। बेस 0.1 है, 1 से छोटा है, बेस जब 0.1 होता है 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है, 0.1 की पावर 0, ये 2 - x ये इंप्लाई होगा, और 2 - x इज लेस देन 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा, ये दोनों तरफ हमने क्या किया, प्लस x ऐड कर दिया और फिर -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस करते कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है वो लास्ट वीडियो में। तो 2 - 1 1 हो जाएगा, एंड x इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है x इज लेस देन 2, आ रहा है x इज एन, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। ये सोचो कि x की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो एट ए टाइम और 2 से छोटी हो, तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से 2, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी, डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से 2, यानी जो भी आंसर होना चाहिए वो 1, 2 के बीच में, और कहीं लाई नहीं करेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को हम 2 मिनट के लिए ए मान लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है log 3a ग्रेटर देन 0, बेस 3 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, बेस 3 है ना, तो 3 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, a इज ग्रेटर देन 3 की पावर 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा a क्या था, लिख लीजिए, log 0.1 बेस हो गया 2 - x, ये a था, इज ग्रेटर देन 3 की पावर 0। अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा सर, होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज, कि बेस 1 से छोटा है, 0.1 है ना, 0.1 टू द पावर 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 - x इज लेस देन 0.1 टू द पावर 1, तो 1/10, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो 20 - 1/10 लेस देन x, अगर 20 - 10, 20 - 1 that is 19/10 इज लेस देन x, x की वैल्यू इसके बराबर, x की वैल्यू 1.9 से बड़ी होनी चाहिए, और x की वैल्यू 1 से 2 के, 1.9 कहाँ पे होता है, अगर आप देखोगे 1.9, 1.9 ये रहा, ये रहा 1.9, 1.9 से x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में भी होनी चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन यही हो गया, यानी 1.9 से 2 के बीच में x होना चाहिए, 9 से के बीच में x। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर डिफिकल्टी है। देखो यहाँ पे चीज़, ये तो हमारा x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू 1.9 से बड़ी होनी चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। ये क्या थी, ये डोमेन की कंडीशन, विच कंडीशन, ठीक है। तो अगर हमने देखा डोमेन आ रहा था 1 से 2, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और ये लॉगरिथम इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, ये दो चीज़ें आ रही थी ना यहाँ पे, अगर आप नोटिस, x की वैल्यू 2 से, किसके लिए, किससे आ रही थी, इस पर्टिकुलर लॉग के डोमेन, x की वैल्यू 2 से छोटी, और इस पर्टिकुलर लॉग के कंडीशन से x की वैल्यू 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में जो डोमेन की वजह से रेस्ट्रिक्शन आ, फिर हमने उसको इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, तो x की वैल्यू 1.9 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 1.9 से बड़ी होनी चाहिए, और 1 से 2 के बीच में कॉमन कितना आ रहा है, 1.9 से 2 जाएगा। अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें, इनइक्वालिटी का आंसर होगा x बिलोंग 1.9, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, समझ के देखिए कि कहाँ पे आ रही है। तो ये इनइक्वालिटी का सबसे बेस लेवल का हमने रेंज डोमेन के ऊपर कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कैसे काम करते हैं, इसी तरीके से
आपको अपने बेस लेवल पे आपको अपनी तैयारी को करना होगा। इनइक्वालिटी आपको तभी अच्छे से, अगर आपकी इनइक्वालिटी अच्छी है, स्ट्रांग है, इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना आता है, 2 3 4 इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन लेना आता है, कॉमन सॉल्यूशन लिखना आता है, तो ही आपको ये वीडियो इनइक्वालिटीज की, लॉ के इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आसानी होगी। इसीलिए जो लास्ट वीडियो था इनइक्वालिटी वाला वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर वहाँ वीक हो ये चीज़ डिफिकल्ट लगेगी। लॉग आपको बेस लेवल पे समझ में आ जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी समझ में आ जाएगी, लेकिन सारा खेल लॉग की इनइक्वालिटी का, बेसिक इनइक्वालिटी पे ही डील करता है, कैसे हम 2 4 इनइक्वालिटी को एक साथ solve। उस पर अगर आपकी कमांड है तो लॉगरिथम इनइक्वालिटी यकीन मानिए बहुत आसान चल। बाकी लॉ की प्रॉपर्टीज कहीं काम आती है सर, इनइक्वालिटीज में तो सॉल्व करने में काम आती हैं, लेकिन साथ साथ कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी जगह वहाँ पे भी हमें लॉ की प्रॉपर्टीज बहुत हेल्प करती है, भी हमें अच्छे। एक कहानी है, मास्टर ऑफ, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी आप हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी भी आती है और कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छे से नहीं आती, लेकिन सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा आता है, तब भी ये एक बहुत अच्छा टैलेंट होता है। तो आपको हर चीज़ अच्छे लेवल पे, बेस लेवल पे अगर आता है तो आप बाद में किसी भी चीज़ को करने के लिए अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा फोकस लॉग ही पढ़ने में लगा दिया, पूरा फोकस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में लगा दिया, यानी सारी मेहनत आपने केमिस्ट्री पढ़ने में लगा दी, मैथ्स को टाइम ही नहीं दे रहे हो, वो ना कहीं वो आपके रिजल्ट्स को धीरे धीरे अफेक्ट करना स्टार्ट करती है। और एक टाइम आता है जब आप कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई आप ये कंसेप्ट गिव अप कर देते, और यही आपके IIT JEE के डाउनफॉल जाती है, आपकी प्रिपरेशन की बात हो जाती है, जहाँ पे आपके सिलेक्ट। हम नेक्स्ट क्लास पे मॉड्यूलस को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर से इस वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स को बनाएं, और फिर अब आप क्लास नोट्स पे जो इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं हमारे, उस पर जाके लॉ के क्वेश्चंस को हिट करें। नहीं आएगा तो मुझसे पूछिए, कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, बाय।